नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा मार्केट को लेकर प्राइम टाइम शो मार्केट लाइव। आपके साथ में अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे दोस्त योगी मानसी दवे हैं और शरद दुबे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बने हुए हैं। किरण जानी हैं, शरद लेनाने हैं, रचना वैद भी हमारे साथ हैं और आपको एक एक शेयरों को लेकर गाइड कर रहे हैं बेहतर ढंग से। जो खबरें आ रही हैं उन पर भी हम आपको राय दे रहे हैं। एक और एक्सपर्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने टेक्निकल और डेरिवेटिव एक्सपर्ट मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया। चंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। चंदन जी, एक क्विक व्यू जरा निफ्टी पर शेयर कीजिए और ये बताइए कि आज स्टॉक्स में कहां पर फोकस करना है, मौके कहां बनेंगे? जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, इंडेक्स एक बड़े दायरे में फंसा हुआ है जहां पे 24,444 एक मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। वहीं ऊपर में बार बार 25,000 के आसपास सप्लाई हो रही है। तो इंडेक्स रेंज बाउंड है जहां पे ऊपर के लेवल पे फॉलो अप एक्टिविटीज नहीं देखने को मिल रही है। बट बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी ने कल के दिन रिसेंट के हाईएस्ट डेली क्लोज दिया 55,555 के ऊपर होल्ड कर रहा है। 56,098 जो इसका लाइफ टाइम आई है उससे मात्र 300 पॉइंट की दूरी है। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे कंपैरेटिवली बेटर लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। अब स्टॉक स्पेसिफिक होकर हम बात करें तो बाजार में काफी अच्छा सेक्टर और थीम वाइज मोमेंटम चल रहा है। आप देखोगे तो एक तो पीएसयू बैंक्स में काफी एक तेजी की गिरफ्त देखने को मिली है। और वैसे भी देखिए, अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी एक मेजर ट्रिगर रहेगा बैंकिंग काउंटर के लिए। तो पीएसयू बैंक्स पे यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। पीएसयू बैंक्स में चाहे आप पीएनबी की बात करें, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, सब में एक पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है। और स्पेसिफिक में इस पीएनबी की बात करूं तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। 102 का सपोर्ट है, ऊपर में कहीं ना कहीं 111 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो एक तो जो सेक्टर रहेगा उस थीम में हम पीएसयू बैंक्स की तरफ खरीदारी की सलाह देंगे। और दूसरा कहीं ना कहीं कैपिटल मार्केट थीम हमें तेजी में लग रही है। जिस हिसाब से देखिए, पिछले महीने लगभग 26,000 करोड़ की एसआईपी देखने को मिली थी। 17.5-18 करोड़ के डीमेट अकाउंट हो रहे हैं और हर महीने 35-40 लाख नए अकाउंट हो रहे हैं। ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है भारतीय इक्विटी मार्केट के लिए। तो कैपिटल मार्केट की थीम पॉजिटिव लग रही है। चाहे आप बीएससी की बात करें, सीडीएसएल, एमसीएक्स, सब में एक तेजी के मोमेंटम बन रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। इनफैक्ट सीडीएसएल अच्छा लग रहा है बट ऑलरेडी मोमेंटम कल आ चुका है। मेरा मानना है अभी भी तेजी बरकरार रहनी चाहिए। मेजर सपोर्ट है वो 1600 के आसपास है, ऊपर में लगभग 1820 तक के टारगेट बनने चाहिए। इनफैक्ट एमसीएक्स जैसा काउंटर भी यहाँ पे तेजी की छलांग लगाता हुआ नजर आएगा क्योंकि डेली चार्ट में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट बना है। यहाँ पे भी लगभग 6420 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 6900 के टारगेट के लिए। तो पूरे सेक्टर और स्टॉक्स की थीम की बात करें तो पीएसयू बैंक्स और कैपिटल मार्केट, ये थीम हमें कंपेरेटिवली बेटर लग रही है विथ आउट परफॉर्मेंस इन बैंक निफ्टी। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्प क्रिस्टल क्लियर व्यू हो गया चंदन जी की तरफ से कि निफ्टी रेंज में है। ये आपको हम सुबह बोल भी रहे थे कि बेहतर जो मौके बनने हैं वो निफ्टी बैंक में बनने हैं। और उसमें अगर आपको शेयर लेना है तो पीएनबी पर दाव लगा के चलिए। 111 रुपए का टारगेट हो गया, 102 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और कैपिटल मार्केट से जुड़े जो शेयर हैं वो जबरदस्त तरीके से एक्टिव हैं। कल भले ही हमने निफ्टी का थोड़ा लैकलस्टर मूव देखा, लेकिन अगर आप देखेंगे सीडीएसएल हो गया, कैम्स हो गया, बीएसई, एंजल वन, ये शेयर चल रहे थे। सीडीएसएल में 1820 जाने की गुंजाइश है और एमसीएक्स की बात करें तो 6,900 रुपए के टारगेट के लिए आपको एमसीएक्स में बाइंग करनी है। तो यहां पर अभी भी आपके लिए मौके बनते रहेंगे और आपको उन मौकों का फायदा उठाना है। लेकिन बाजार में इनके अलावा मौके कहां पर हैं? कौन से वो 9 शेयर हैं जहां पर एक्शन आपको भरपूर देखने को मिलेगा? 9 के नॉर्थ लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कहां होगा आज फोकस? 9 शेयर कौन से होंगे एक्शन वाले? जी बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले बाइकॉन पे नज़र रखेंगे। अप्रूवल आई है डायबिटीज़ ड्रग लिराग्लुटाइड भारत के मार्केट्स के लिए, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है, अच्छी मोमेंटम आ सकती है। ग्लेनमार्क फार्मा पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं एंटीबॉडी ड्रग के ट्रायल्स पे, तो ये भी सपोर्टिव है अगर हम कहेंगे तो। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, उनकी झगड़िया प्लांट का जो स्ट्राइक है वो कॉल ऑफ हो गया है, स्टॉक के लिए जो है पॉजिटिव है। वही वोडाफोन आइडिया, रिपोर्ट्स कह रही है कि बातचीत चल रही है कि एजीआर जो रिलीफ है वो आ सकती है गवर्नमेंट के लिए, तो वो अपनी याचिका रख रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट के ऑफ कोर्स जो सेटबैक आया था उसके बाद ये डेवलपमेंट आया है। नेट न्यूट्रल टू नेगेटिव है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ 1000 करोड़ रेज करेंगे एनसीडीज़ के ज़रिए, ये बोर्ड की अप्रूवल आ गई है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। अदानी ग्रुप पे भी नज़र रखिएगा, खास करके अदानी एंटरप्राइज पे। इन्होंने एलिगेशंस डिनाई किया है जो सैंक्शंस आ रहे थे इवेजन के एलपीजी ट्रेड पे, एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है। ऑयल इंडिया गैस प्रोडक्शन शुरू किए हैं नए ब्लॉक में वेस्टर्न राजस्थान में, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही ओएनजीसी पे भी नज़र रखिएगा,
क्रूड में जो उबाल देखने मिल रहा है, कनाडा के वाइल्ड फायर्स आ रहे हैं और ऑयल रिग्स जो है कम हो रहे हैं यूएस में, उसके कारण ब्रेंट क्रूड $65 के ऊपर गया है। तो ओएनजीसी के लिए एक सपोर्टिव है और ऑफ कोर्स ऑयल इंडिया, एचओएसी और वेदांता में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन आ सकता है। ये हमारा 8वां स्टॉक था ओएनजीसी। इसके अलावा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, इस पे बात करें तो बाटा इंडिया पे नज़र रखेंगे। नोवामा की रिपोर्ट आई है, मेंटेन रिड्यूस रखा है लेकिन टारगेट प्राइस कट कर दिया 1180 से 1011 का। Q4 नंबर्स वीक साइड पे हैं और नंबर्स भी जो है ओवरऑल उतने खास नहीं थे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, यहाँ पे आपको एक्शन दिखेगा। एब्सोल्युटली शरद, बहुत शुक्रिया आपका 9 के 9 रत्न की सूची में बताने के लिए। और ऑफ कोर्स सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखें तो 9 की 9 रत्न की सूची में और उससे भी पहले खबरों वाले शेयर्स में हमारे पास फार्मा स्पेस था और फार्मा और हॉस्पिटल स्पेस, अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स के बाद कल स्टॉक में एक मूव भी हमने देखा था। आज के सत्र में बायोकॉन और ग्लेनमार्क फार्मा दोनों कंपनियों पर नजर होनी चाहिए क्योंकि इनके जो दवाएं हैं और अप्रूवल्स जो इनके ट्रायल्स के होते हुए नजर आए हैं और दोनों स्टॉक्स में प्री ओपन में हम अब देख रहे हैं एक मूव भी ऑन अ पॉजिटिव फ्रंट नजर आता हुआ। चंदन जी, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे नॉट जस्ट बायोकॉन और ग्लेनमार्क, इन दोनों पर तो ऑफ कोर्स न्यूज फ्लो का इम्पैक्ट है, लेकिन फार्मा स्पेस में ओवरऑल आपका नजरिया क्या है? जी नमस्कार मानसी जी। देखिए निफ्टी फार्मा कहीं ना कहीं एक लेकलस्टर मूव दिखा रहा है। आप देखोगे इस पूरे मार्केट में जो मोमेंटम बना है तो सिलेक्टिव थीम वर्क कर रही है, चाहे वो पीएसयू बैंक्स की थीम हो, प्राइवेट बैंक्स हो, कैपिटल मार्केट हो, डिफेंस हो या मेटल हो। बट उस थीम में अभी भी फार्मा और आईटी काउंटर ने उतना दमखम नहीं दिखाया है। तो कहीं ना कहीं एक लेकलस्टर मूव है, चाहे ग्लोबल मार्केट की रेंज बाउंड बायस हो या फिर ग्लोबल जो भी कंसर्न्स या कमेंट हो उसकी वजह से हो। अब हम सिलेक्टिव सेक्टर्स की साथ में यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो आई थिंक रेंज बाउंड बायस देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बायोकॉन की बात करें तो बायोकॉन में पिछले लगभग 7-8 दिनों से काफी दायरेबंद कामकाज कर रहे हैं। नीचे में 329 सपोर्ट है तो ऊपर में 338 का हर्डल नहीं निकाल पा रहा है, काफी रेंज बाउंड बायस है। बट यदि फार्मा में आपको एक दूसरा काउंटर ढूंढना है जहां पे मोमेंटम है तो मेरे हिसाब से ग्लेनमार्क रहेगा। ग्लेनमार्क में लगभग पिछले 34 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला है और 1470 का जो मल्टीपल हर्डल है वो डिसाइसिवली सरपास हुआ है। तो आई थिंक यदि पॉजिटिव बायस ढूंढनी है फार्मा में तो ग्लेनमार्क एक ट्रेड होगा जहाँ पे 1460 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 1570 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। से तो ऐसे वॉच लिस्ट में ही रखना है अकॉर्डिंग टू चंदन जी, लेकिन फिर भी अगर फार्मा सेक्टर पर इस सेक्टर को प्ले आउट करने का अगर नजरिया बनाकर चल रहे तो ग्लेनमार्क फार्मा पर नजर होनी चाहिए। चंदन जी, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर आपने अपना पॉजिटिव टेक जताया, पंजाब नेशनल बैंक की भी आप बात भी कर रहे थे, बैंक ऑफ इंडिया पर भी आपका एक नजरिया हम जानना चाहेंगे। कल के सत्र में अच्छा एक्शन देखने को मिला। एनालिस्ट रेटिंग की अगर बात करें, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है 135 तक के लेवल्स तो बैंक ऑफ इंडिया ने दिखाई हैं। 125 के लेवल्स पर कल ये सेटल हुआ और इस वक्त प्री ओपन में मजबूती दिखा रहा है। जी देखिए, सबसे पहले तो निफ्टी पीएसयू बैंक में काफी अच्छा मोमेंटम पिछले 2 दिनों में देखने को मिला था और यहाँ पे वीकली चार्ट सेटअप में हाई टॉप्स हाई बॉटम के सीक्वेंस निफ्टी पीएसयू बैंक्स में देखने को मिल रहे हैं। तो उसके चलते हमारा मोस्ट ऑफ द पीएसयू बैंक्स में खरीदारी की सलाह है और इसलिए शुरुआती दौर में हमने पीएनबी के बारे में बात की। इनफैक्ट दूसरे पीएसयू बैंक्स भी पॉजिटिव लग रहे हैं। स्पेसिफिक होके बैंक ऑफ इंडिया की हम बात करें तो यहाँ पे वीकली चार्ट में लगभग 9-10 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। 121.22 एक मेजर हर्डल होता था जो 2 दिन पहले निकाला है और उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। 122 का सपोर्ट रहेगा, लगभग 131-132 तक के टारगेट आपको बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेंगे। पिछले पॉजिटिव टारगेट्स नजर आ सकते हैं। पीएसयू पूरा खेमा है जो कि पसंद आता है। ब्रोकरेजेस के रेडार पर जो स्टॉक्स थे उसमें टीटागढ़ रेल सिस्टम का नाम शामिल था और रेलवे काउंटर्स पर राज एक फंडामेंटल टेक आपसे जरूर जानना चाहेंगे। इस बीच हमारे व्यूवर्स को प्री ओपन लेवल्स भी बता देते हैं। 24,787 यानी कि 24,800 के करीब निफ्टी हरे निशान के साथ शुरुआत करने की कोशिश करता हुआ ऑलमोस्ट 71 पॉइंट्स के गेन्स इस वक्त प्री ओपन में नजर आ रहे हैं। एमसीएक्स पर चांदी की चाल में 950 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। सोने चांदी के लेवल्स पर नजर होनी चाहिए। रुपए की ओपनिंग की अगर बात करें, करीब 15 पैसे कमजोरी के साथ रुपया खुलता हुआ नजर आया है। 85 रुपये 38 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 55 पैसे पर। कमिंग बैक टू यू राज, रेलवे स्टॉक्स पर आपका नजरिया क्या है? ब्रोकरेजेस का ये मानना है कि टीटागढ़ रेल सिस्टम्स जो हैं वहां पर कुछ डेवलपमेंट्स नजर आ सकते हैं। 2 से 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स नेवामा एंड
एंटीक जैसे आए हैं जहां पर खरीदारी की सलाह दी गई है और एक आध रिपोर्ट में तो टारगेट्स को बढ़ाया भी गया है। टीटागढ़ रेल इस वक्त बाजार खुलने से ठीक पहले हरे निशान के साथ खुलने की शुरुआत कर रहा है, संकेत मिल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा IRFC, IRCTC, अन्य रेलवे काउंटर्स, रेलवे इंफ्रा ओवरऑल अगर देखें, एक ब्रीफ व्यू दीजिएगा। तो जैसे कि हमने डिफेंस में हमारा व्यू दिया था कि वो काफ़ी हमें पॉजिटिव लग रहा था और सिमिलर पैटर्न्स हमें अभी जो बैंकिंग जो PSU बैंक है उसमें भी अभी हमें देखने को मिल रहा है। और इसका सीधा अभी जो काउंटर है वो अभी जो रेलवे स्टॉक्स है उसमें हमें देखने को सीधा सीधा मिल रहा है। रेलवे के शेयर्स अगर हम देखेंगे, जैसे कि आपने टीटागढ़ बताया और बाकी RVNL और बाकी जितने भी स्टॉक्स है उन्होंने अच्छे रिपोर्ट जो Q4 में थे उन्होंने रिपोर्ट किए थे। इनमें से पर हमारा जो व्यू है वो HBL इंजीनियरिंग में काफी पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वो एक पहली कंपनी है जिसको कवच 2.0 का ऑर्डर भी मिला हुआ है, जो काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के माध्यम से। और अगर आप देखोगे तो जो उनका जो FY25 का जो सेल्स भी था वो कंपनी ने हालांकि अपने क्वार्टर H1 में ही उन्होंने बता दिया था कि उनके जो कवच के ऑर्डर्स डिले होने की वजह से उनके रेवेन्यू मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। और यही हमें फाइनेंशियल ईयर में भी हमने इसका परफॉर्मेंस देखने को मिला था। तो आगे चल के जो मैनेजमेंट है वो काफी अग्रेसिव है, उन्होंने अपना जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव रखा हुआ है। उनके जो कवच में अभी जो ऑर्डर्स इन हैंड है वो मोर देन 3,500 या तकरीबन 4,000 के आसपास है। और जो FY25 की जो रेवेन्यू जो है मतलब जो गाइडेंस है वो भी तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास है, विच इज हायर देन दी 1940 करोड़ रिपोर्टेड फॉर FY25। और जैसे कि मैंने कवच जो बोला आपको 4.0 जो है उनमें वो पहली कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है कवच का। और आगे चल के भी हमारा मानना यही है कि कवच रिलेटेड और जो भी टेक्निकल बेसिस पे जो चीजें हैं उनमें जो HBL इंजीनियरिंग है उनको काफी फायदा हो सकता है। और रेलवे ही नहीं, HBL इंजीनियरिंग डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो बैटरीज है उनमें भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करता है। तो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड अगर हम देखिए रेवेन्यू स्ट्रीम है, और इसमें जो हमारा पॉजिटिव व्यू है रेलवे पार्ट सेगमेंट में वो हमारा HBL इंजीनियरिंग में है। तो ये लेवल पे भी मैं इन्वेस्टर्स को खरीदारी की सलाह दूंगा। जी जी, ठीक है ठीक है ठीक है राज की ये राय टीटागढ़ रेल को लेकर। लेकिन निफ्टी बैंक आप देखिए 56,104.8, ये है निफ्टी बैंक का रिकॉर्ड लेवल जो पिछली बार बना था और उसी लेवल पर आज आपको खुलता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाइस पर आज ये निफ्टी बैंक खुलेगा। कल हम शाम को चर्चा कर रहे थे क्लोजिंग शो में कि क्या कल निफ्टी बैंक में हम रिकॉर्ड हाई देख लेंगे पॉलिसी के पहले ही, MPC की बैठक से पहले ही, और वो होता हुआ दिख रहा है। 56,104.8 पर आज निफ्टी बैंक खुलेगा, रिकॉर्ड हाइस पर शुरुआत होने जा रही है। चंदन जी, एक आपसे व्यू देखिए, निफ्टी बैंक का मोमेंटम अलग रहा है निफ्टी के मुकाबले और कहीं ना कहीं थोड़ा जो सपोर्ट मिला है निफ्टी को तो वो निफ्टी बैंक से ही मिला है। स्पेशली PSU बैंकों का खेमा काफी ज्यादा एक्टिव रहा है। अब ये नए हाइस पर आज शुरुआत होने जा रही है। नए हाई के बाद क्या आपको लगता है चंदन जी की तेज रफ्तार निफ्टी बैंक दिखाएगा और पोजीशन ऐड करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए बैंक निफ्टी पे हमारा लगातार पॉजिटिव व्यू रहा है और कल की क्लोजिंग भी काफी एनकरेजिंग थी। कल बैंक निफ्टी ने डिसाइसिव हाईएस्ट एवर रिसेंट का क्लोजिंग दे दिया था और जिस हिसाब से सेटअप बना है, और स्पेशली मैं आपको बताऊं पिछले 28 दिनों के बाद में बैंक निफ्टी ने पुराना लाइफ टाइम हाई निकाल के ब्रेकआउट के लिए तैयारी हो रही है, तो मूवमेंट तो बनना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी अब 55,555 जब तक होल्ड करता है 57,000 से 57,500 तक का मोमेंटम बनना चाहिए। इंट्राडे की बात करें तो मेरे हिसाब से 55,750 का सपोर्ट लगा ले, 56,250 56,500 की रैली को प्ले करने के लिए। ठीक है, 56,500 की रैली को प्ले करने के लिए आप निफ्टी बैंक में तैयारी कर लीजिए। और 57,500 के लेवल भी चंदन जी को दिखाई दे रहे हैं। 55,555 ये है सपोर्ट का लेवल। उसके नीचे अगर नहीं जाता है तो मोमेंटम मजबूत दिख रहा है और हमें लगता है कि नहीं, मजबूती ये बनी रहेगी क्योंकि सामने बड़ा इवेंट खड़ा है और अच्छे से चला है निफ्टी बैंक और आज रिकॉर्ड हाइस पर शुरुआत होने जा रही है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी की बात करें तो 70 अंक ऊपर खुलने जा रहा है, यानी कि गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था उससे बेहतर शुरुआत आज निफ्टी की होने जा रही है और पूरा का पूरा क्रेडिट आप दे दीजिए उसके लिए निफ्टी बैंक को। निफ्टी के मुकाबले बेहतर शुरुआत निफ्टी बैंक में होगी। आज जो कुछ तेजी वाले शेयर हैं शुरुआती सत्र में आपको नोटिस में जो रखने चाहिए, इटर्नल हो सकता है कि आज फिर से तेज शुरुआत हो, 1.5% ऊपर प्री ओपन में ये सेटल हुआ है।
सन फार्मा की बात करें तो करीब 1 से 1.25% के आसपास की मजबूती आपको सन फार्मा में दिखेगी। आईटी स्टॉक्स में सिलेक्टिव आज शुरुआत में बाइंग के संकेत दिख रहे हैं। एचसीएल टेक करीब 1% ऊपर ये सेटल आज के सत्र में हुआ है। और इसके अलावा कैपिटल मार्केट वाली थीम काफी ज्यादा कल एक्टिव थी, उस पर आप नजर रखिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो बायकॉन को लेकर अच्छी खबर थी, इसके अलावा ग्लेनमार्क को लेकर अच्छी खबर थी, टोरेंट पावर को लेकर अच्छी खबर थी, इन पर आपकी नजर होनी चाहिए। और टाटा की हैरियर ईवी आज लॉन्च होने जा रही है, टाटा हैरियर पर भी आप नजर रखिए। बाकी जो पीएसयू बैंक हैं, पूरा बैंकिंग ही वैसे तो, लेकिन खास तौर से पीएसयू बैंक, उनकी चार्ट पर आप जरूर नजर रख के चलिएगा। और उसमें मिड कैप जो पीएसयू बैंकिंग में हम एक्शन देख भी रहे हैं। निफ्टी बैंक ने शुरुआत तो की है दमदार और नया रिकॉर्ड हाई बनाया भी है, नए रिकॉर्ड स्तर पर खुला है निफ्टी बैंक। और फिलहाल 150 अंकों के आसपास की तेजी पर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जरूर है, थोड़ा वोलेटाइल अभी फिलहाल आपको दिखेगा। 56,150 के आसपास के स्तर, तो नया रिकॉर्ड बना दिया है निफ्टी बैंक ने। 225 अंकों के आसपास की तेजी, करीब करीब 28 सत्र के बाद निफ्टी बैंक ने जो अपना पुराना उनका हाई था उसको रीगेन किया है और नए लेवल पर ये जाके ट्रेड कर रहा है। निफ्टी की बात करें तो शुरुआत निफ्टी की भी अच्छी हुई है, करीब 100 अंकों पर आपको निफ्टी दिखेगा। और इंडिया विक्स में थोड़ी सी नरमी फिलहाल है। आज के हम तेजी वाले शेयरों की बात करें, श्रीराम फाइनेंस में अच्छी शुरुआत हुई है, इटर्नल में मजबूती लगातार बनी हुई है। जोमेटो का शेयर ये 250 रुपए की तरफ फिर से इटर्नल ने कदम बढ़ा दिए हैं। एचसीएल टेक में अच्छी शुरुआत है, टाइटन मजबूत शुरुआत की है। टाटा ग्रुप की एक और कंपनी टाटा मोटर में 1% के आसपास की मजबूती पर शुरुआत हुई है। मेटल शेयरों में कल हमने नरमी देखी थी, मेटल शेयर आज थोड़ी उभरने की कोशिश कर रहे हैं। टाटा स्टील का शेयर आज आपको ऊपर दिखेगा और इसके अलावा आईटी में इन्फोसिस भी ऊपर है। कल हमने देखा था कि कंजम्पशन वाले शेयर चल रहे थे, आज देखिए नेस्ले में करीब 1% के आसपास की तेजी पर शुरुआत हुई है। लेकिन बाजार वोलेटाइल काफी ज्यादा है और ये मंगलवार को हम ये बाजार का दस्तूर देखते भी हैं। आप देखिए देखते देखते निफ्टी जो 200 अंक ऊपर था, निफ्टी बैंक आ गया है लाल निशान में, 55,900 के भी नीचे निफ्टी आ गया है। पूरी की पूरी तेजी हवा हो गई जो शुरुआती थी। और निफ्टी बैंक की जो तेजी रह गई है सिर्फ 15 अंकों के आसपास की। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी, बाजार मतलब 1 मिनट भी खुले हुए नहीं हुआ और जो भी तेजी बनी वो तेजी बाजार ने गंवा दी। निफ्टी बैंक सपाट कारोबार कर रहा है। अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें तो आप देखिए वायदा में आज पेटीएम में 1.5% के आसपास की मजबूती है। वेदांता जो कि जिंक एल्यूमिनियम का कारोबार इसमें है, वेदांता में करीब 1.5% के आसपास की तेजी आपको दिखेगी। मिड कैप आईटी में एम्फेसिस और परसिस्टेंट ये 2 शेयर हैं आज तेजी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। लेकिन कुछ शेयर जहां पर हम काफी ज्यादा नेगेटिव साइड पर एक्शन देख रहे हैं वो है यस बैंक का। कल ये शेयर चला तेजी से, करीब 8% चला और आज उसमें से 6% गायब। अब इसके अलावा अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी टोटल गैस, ये कुछ अडानी ग्रुप के शेयर्स हैं जो आपको शुरुआती कारोबार में प्रेशर दिखाते हुए नजर आएंगे। मणप्पुरम फाइनेंस, बंधन बैंक भी नरमी के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखेंगे। तो बाजार इस वक्त बिल्कुल सपाट कारोबार करता हुआ दिखेगा। इंडिया विक्स 1% नीचे है, 17 के आसपास है। वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है, हालांकि जो ब्रॉडर मार्केट से संकेत हैं वो खराब नहीं है, क्योंकि मिड कैप में स्मॉल कैप में रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो बढ़िया मूव दिखेंगे। मई के महीने की बात करें, करीब 6.5% मिड कैप का इंडेक्स चला था, करीब 9 से 10% स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी आई थी। और आज आप देखेंगे करीब 1500 शेयर तेजी के हैं और करीब 650 शेयर इस वक्त गिरावट वाले हैं। ये निफ्टी का हीट मैप है, आपको ज्यादातर शेयर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखेंगे। हिंडाल्को 1% ऊपर है, इटर्नल 1.25% ऊपर है, विप्रो में तेजी है और हीरो मोटो के शेयर में फिलहाल हम तेजी देख रहे हैं। लेकिन एल&टी का शेयर कमजोर है, आईसीसी बैंक का शेयर कमजोर है, एचडीएफसी बैंक के शेयर से भी आज बाजार को सपोर्ट मिल नहीं रहा है। निफ्टी बैंक में अगर आप देखेंगे तो जो बड़े शेयर्स हैं वहां से सहारा उतना नहीं है। एचडीएफसी बैंक को अगर आप छोड़ दें तो आईसीसी बैंक कमजोर है, एक्सिस बैंक कमजोर आपको दिखेगा। एसबीआई का शेयर आज सपाट कारोबार कर रहा है। कल हमने देखा था कि लास्ट आवर के ट्रेड में एसबीआई का शेयर ना टिक नहीं पाया था ऊपरी स्तरों पर, 820 के आसपास के स्तर से ये शेयर काफी तेजी से नीचे आया था। लेकिन अगर आप आईटी का हीट मैप देखेंगे तो आईटी में थोड़ा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। हालांकि दिग्गज थोड़े से फीके हैं। इन्फोसिस टी से सपाट कारोबार कर रहे हैं,
लेकिन मिड कैप आईटी का खेमा गर्म है। परसिस्टेंट एम्फेसिस को फोर्ज में आपको तेजी दिखेगी 0.5% से लेकर 1.5% के आसपास तक की। तो बाजार ने शुरुआत तो ठीक है, लेकिन उस शुरुआत को टिका नहीं पाया। निफ्टी ऑटो का आप हिट में देखेंगे, ज्यादातर शेयर आपको मजबूती वाले देखेंगे। हीरो मोटो में तेजी है, एमएनएम में कल भी हमने तेजी देखी थी, एमएनएम का शेयर आज भी ऊपर कारोबार कर रहे हैं। टाटा मोटर्स का शेयर उन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये भी नीचे आते हुए आपको दिखेगा। आयशर का शेयर करीब 0.5% ऊपर आज कारोबार कर रहा। अशोक लेलैंड का शेयर मुश्किल से हरे निशान में टिक रहा है। इस बीच ओला इलेक्ट्रिक को लेकर खबर आई है कि 3.2% इक्विटी के बड़े सौदे हुए हैं। ये ब्लॉक डील लगी है और शेयर 5% नीचे 50 से आके थोड़ा सा चलने की कोशिश की थी ओला इलेक्ट्रिक ने, लेकिन फिर से उसी भाव पर ये शेयर आपको कारोबार करते हुए दिखेगा। मुश्किलें लगातार हैं ओला इलेक्ट्रिक को लेकर, मार्केट शेयर इसका गिर रहा है और शेयर धारकों को जो नुकसान हुआ है वो तो हुआ ही है। निफ्टी मेटल का हिट में देखिए, मेटल में थोड़ी सी आपको मजबूती आज ज्यादा दिखेगी और रियल एस्टेट शेयर कल भी तेजी दिखा रहे थे, आज आपको बाइंग दिखेगी। तगड़ी बाइंग नहीं है, लेकिन फिर भी मैक्रोटेक और ओबरॉय देखिए 0.5% के आसपास के मूव्स आपको उन शेयरों में दिखेंगे। चलिए 9:20 हो गए हैं। बाजार शुरुआत में गर्म हो गए और फिर तेजी से नीचे आए हैं। 55,800 के आसपास है, यानी कि ऊपरी सर से करीब 300 पॉइंट नीचे आ गया निफ्टी बैंक। करना क्या है ये समझेंगे और अपने एक्सपर्ट्स को साथ जोड़ के करेंगे ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत। ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत में जो है ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी बहुत है। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें, दोनों ही सेगमेंट्स में एक अच्छी मोमेंटम आई थी प्री मार्केट, और उसके बाद जो करेक्शन देखने मिली है। निफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का गिरावट आया। निफ्टी बैंक में 100 पॉइंट्स का गिरावट आ गया है। 55,900 प्लस जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे जो ऑफ कोर्स ये नंबर्स आए थे, लेकिन अब देखिए ये आंकड़े जो है 55,800 के आसपास आए। ऑलमोस्ट 90 to 100 पॉइंट्स का गिरावट देखने मिला। शार्प करेक्शन आई है और ब्रॉडर इंडेसेस में हालांकि जो है अभी भी मोमेंटम में तेज़ी देखने मिली है। सबसे पहले चंदन, क्या बाजार का सेटअप लग रहा है? वॉलेटिलिटी बहुत आ गई है और पिछले 5 से 7 मिनट में पूरा ही कहानी बदल गया। बिल्कुल, देखिए बाजार में वोलेटाइल स्विंग्स तो है और अगेन विक्स इस पर्टिकुलर लेवल पे है, तो स्विंग्स तो दोनों तरफ के बनेंगे। यहाँ पे कल विक्स ने 17.7 का हाई बनाया, आज 17.3 है। 15 के नीचे जाएगा तब भी स्टेबल मूव रहेगा, अदरवाइज स्विंग्स यहाँ पे इंटेक्ट रहेंगे, क्योंकि एक दो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है वो थोड़े से बाजार को ऊपर के लेवल पे परेशानी देंगे। अच्छी बात यह है कि बाजार में पॉजिटिव ओपनिंग हुई, बट कंसर्न ये है कि 24,850 नहीं निकल पाया। बैंक निफ्टी में 28-29 दिनों का ब्रेकआउट हुआ, बट ऊपर के लेवल पे टिक नहीं पा रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि 55,555 अभी भी होल्ड कर जाए तो वापस बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति यहाँ पे बनेगी। तो इंडेक्स को थोड़ा सा और सेटल होने दीजिए, क्योंकि इसको वापस 24,750 के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। बैंक निफ्टी को 56,000 के ऊपर टिकना जरूरी है। बट मीनवाइल आप सेलेक्टिव सेक्टर और स्टॉक्स पे फोकस कीजिए, जैसा कि कैपिटल मार्केट थीम की बात कर सकते हैं आप, सिलेक्टिव पीएसयू बैंक्स की बात कर सकते हैं। और कैपिटल मार्केट की थीम की बात करें और नए ट्रेड की बात करें तो मेरा मानना है एमसीएक्स में अच्छा मोमेंटम है। 6,680 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 7,000 तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। तो आई थिंक इट्स टाइम टू फोकस मोर ऑन द सेक्टर और स्टॉक रेदर देन लुकिंग एट द इंडेक्स नाउ। सेक्टर स्टॉक में एमसीएक्स, आपकी जो कॉल एक बार चंदन सर फिर से बता दें सर। एमसीएक्स और सीडीएसएल आपकी चॉइस है? और बिल्कुल, तो एमसीएक्स और सीडीएसएल की हमने बात की, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉनसून का जो माहौल है और मानसून का तड़का है वो भी इंडियन मार्केट में एक अच्छी थीम बता रहा है, और इसके लिए दीपक फर्टिलाइजर पे भी हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। दीपक फर्टिलाइजर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर है। स्टॉक ने 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद वापस मोमेंटम दिखा रहा है। बाजार के वोलेटाइल मूव के बावजूद भी अपने आप को टिका हुआ है। 1500 के ऊपर इसको खरीदारी की सलाह देंगे। 1450 का सपोर्ट होगा। मेरा मानना है 1600 तक के टारगेट दीपक फर्टिलाइजर बनेंगे। तो एमसीएक्स, सीडीएसएल और दीपक फर्टिलाइजर ये टॉप 3 पिक्स रहेंगे शुरुआती मूव को प्ले करने के लिए। और कहीं ना कहीं मानसून की जो रेनी थीम है उस पर भी फोकस करना चाहिए। 150 का टारगेट दीपक फर्टिलाइजर का और कैपिटल मार्केट थीम से सीडीएस और एमसीएक्स, ये है चंदन के टॉप पिक्स ओपनिंग ट्रेड में। लेकिन चलिए किरण, आप भी बताएं आपके क्या इंपॉर्टेंट पिक्स रहने वाले हैं इस ओपनिंग ट्रेड में। सो 2 सेक्टर हम ध्यान में दे रहे हैं। एक तो फर्टिलाइजर स्टॉक जैसे संजय सर ने बताया, और दूसरा हमारे लिए एफएमसीजी रहेगा। एफएमसीजी में हमने सुबह आईटीसी की बात की थी। मार्केट में जो भी तेजी थी वो फिजल आउट हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि आईटीसी डूइंग वेरी वेल। तो करंट मार्केट प्राइस से हम कंटिन्यू करेंगे उसी ट्रेड को।
फर्टिलाइजर के अंदर बात करें तो पीएसयू फर्टिलाइजर में काफी अच्छे लग रहे हैं। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर अगर आप देखोगे तो 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास सस्टेन है, कंसोलिडेट हो रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है, 194 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार जीएसएफसी बाय कर सकते हैं। और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, लेकिन 2 से 3 दिन में आप 220 तक की एक रैली डेफिनेटली जीएसएफसी में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलिए ये एक राय जीएसएफसी पर मिलती हुई, लेकिन क्या शुरुआत थी और विद इन फ्यू मिनट्स क्या वॉलेटिलिटी इस वक्त नजर आ रही है 24,680 के लेवल्स पर। लाल निशान में फिसलता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी की तरफ से भी हरे निशान के साथ आउट परफॉर्मेंस पर शुरुआत होती दिखी थी, लेकिन इस वक्त 55,866 के लेवल्स पर जो उच्चतम स्तर थे वहां से करीब 300 अंकों की बिकवाली देखी जा चुकी है। ब्रॉडर मार्केट्स पर भी लगातार नजर रखनी चाहिए। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज ऑफ फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर एक फोकस जरूर होना चाहिए, बिकॉज कल भी हमने स्पाइक्स देखे थे इंडिया विक्स में, और आज के सत्र में इस वॉलेटिलिटी में इंडिया विक्स की स्थिति क्या है इस पर एक फोकस होना चाहिए। 17 के लेवल्स के आसपास ये दिख रहा था। एक बार स्क्रीन पर लेकर आएंगे फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स 17 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 0.5% के स्पाइक्स इस वक्त भी देखने को मिले हैं। चंदन जी जैसे बता रहे थे वैसे ही सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल पर नजर होनी चाहिए, बिकॉज इस वक्त इंडेक्स वाइज काफी वॉलेटिलिटी मार्केट्स में देखने को मिल रही है। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार को अगर देखेंगे, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग के स्पेसेस हैं जहां पर हम देख रहे हैं बिकवाली है। अदरवाइज सेक्टर स्पेसिफिक मूव जरूर हैं। मेटल्स, रियलिटी, ऑटो इन दिस ऑर्डर इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, एनर्जी पैक्स में भी मजबूती का रुझान है, और एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स जिस पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स का फोकस है, कैम्स, बीएसई लिमिटेड, एमसीएक्स, सीडीएसएल, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त फ्लेवर में हैं। लेकिन इटर्नल और साथ ही स्विगी दोनों पर मॉर्गन स्टैनली की पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, और दोनों स्टॉक्स पर कन्विक्शन इनफैक्ट दिखाए उन्होंने, और टारगेट्स एक तो स्विगी पर इनिशिएट किए हैं ओवरवेट के, और मेंटेन ओवरवेट टारगेट इटर्नल पर। हालांकि दोनों इन कंपैरिजन अगर देखा जाए, किरण जी आपसे एक टेक यहाँ जानना चाहेंगे। टॉप पिक के तौर पर बता रहे हैं इटर्नल को, उनका ये कहना है कि फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स बिजनेस में इटर्नल जो है इसकी मार्केट लीडरशिप है और ये बरकरार भी रहेगी। एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर देखेंगे स्विगी में करीब 1.5% की तेजी है, 338 के लेवल्स पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और इस रिपोर्ट की माने तो 405 तक जा सकता है। स्विगी में भी 1% की तेजी है, 242 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, रिपोर्ट की माने तो 320 तक जा सकता है। आपका कन्विक्शन इटर्नल स्विगी में बनता है, और अगर हाँ तो दोनों में से कौन सा कंपेरिजन करेंगे आप? इटर्नल और स्विगी की अगर हम बात करें तो पोस्ट आईपीओ हमने देखा कि स्विगी कंटिन्यूसली जहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेंड के अंदर चल रहा है, लेकिन उसके चलते आप इटर्नल देखोगे तो 45 के लोस के बाद हमने देखा कि ऊपर में 300 तक की एक रैली आई, और 300 की रैली के बाद स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन रिसेंटली एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट जिसका लेवल है 240 का, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। 248 उसके 200 दिन की मूविंग एवरेज जो एक कहीं ना कहीं स्टीप रेजिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है। तो इटर्नल करंट मार्केट प्राइस या कोई भी डिप आता है इस वोलेटिलिटी में 220 तक, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। 220 का के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और ऊपर में वापस ये स्टॉक 300 तक जाए ऐसा हमें लगा, तो डेफिनेटली इटर्नल वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। ठीक है, दोनों में से इटर्नल पर भरोसा किरण जी का भी बन रहा है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है उसमें रियल एस्टेट मेजर्स भी हैं। मैक्रोटेक डेवलपर के स्टॉक में हम देख रहे हैं करीब 1-1.5% की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिला है। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में वन ऑफ द स्टॉक जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर आ रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स और साथ ही अन्य रियल एस्टेट स्पेस पर नजर होनी चाहिए। चंदन जी आपका एक नजरिया रियल एस्टेट प्लेयर्स पर जानना चाहेंगे। बिल्कुल, कल जो डेटा आया था रजिस्ट्रेशन का मुंबई में, आई थिंक दैट इज द रिकॉर्ड डेटा, और आई थिंक नया रिकॉर्ड बना है उसमें। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट पे पूरा फोकस है, चाहे प्राइस की बात रहे या फिर सेल्स की बात करें। तो मोस्ट ऑफ द रियल एस्टेट काउंटर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे मुंबई बेस्ड हो या दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव बेस्ड रहे। तो लोडा पे पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, 4 दिनों के करेक्टिव मूव के बाद में आज पॉजिटिव ओपनिंग हुई है, तो आई थिंक बायस इंटेक्ट रहेगा। 1415 का सपोर्ट है, ऊपर में 1500 तक के टारगेट लोडा में बनने चाहिए। उसके अलावा दूसरे काउंटर्स की बात करें तो ओबेरॉय रियल एस्टेट में और ओबेरॉय रियल्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1760 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज हुआ है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले वीकली चार्ट में डबल बॉटम जैसे प्राइस पैटर्न बने थे, तो यहाँ पे भी नजर रखनी चाहिए। 1750 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 1830 1850 तक के टारगेट बनेंगे। तो आई थिंक सिलेक्टिव रियल एस्टेट पे फोकस रहेगा, और अपकमिंग आरबीआई पॉलिसी में कुछ भी इंटरेस्ट कट रिलेटेड बात होती है तो आई थिंक रेट सेंसिटिव काउंटर और रियल एस्टेट में भी एक नया मोमेंटम देखने को मिलेगा।
मैक्रोटेक में और ओबरॉय रियल्टी दोनों में करीब 1% के आसपास की तेजी है। 1500 के टारगेट हैं मैक्रोटेक में चंदन जी की तरफ से। चंदन जी, निफ्टी बैंक पर एक आपसे जरा व्यू चाहिए, क्योंकि अगर आप मतलब आज के अगर हाई से देख लें, रिकॉर्ड हाई से 350 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक है। थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही होगी। 470 की निफ्टी बैंक में तेजी हमने देखी थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक रिवर्सल देगा इंट्राडे में ही। क्या आपके हिसाब से 55,800 मतलब 700-800 की रेंज में एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए निफ्टी बैंक में, कम से कम जो रीसेंट हाई है वहां तक जाने के लिए? देखिए, बैंक निफ्टी में बायस तो हमारा पॉजिटिव है। आज का जो मूवमेंट आके ऊपर से मोमेंटम फिजल आउट हुआ वो एक अलग बात है, बट जिस हिसाब से प्राइस सेटअप बना है उसके हिसाब से तो बाइंग इंटरेस्ट बनना चाहिए। काफी ट्रिगर्स यहाँ पे है और एक बड़ा कंसोलिडेशन का मोमेंटम और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी हुआ है। दो कंसर्न यहाँ पे है कि एक तो 23 अप्रैल को 56,098 बनाया था, तो उस दिन का ऑलमोस्ट हाई वही था और उसके बाद में ये 28 दिन लग गए वापस उस लेवल पे आने पे। इवन आज का भी आप ओपनिंग देखे तो हाई भी ओपनिंग के आसपास था और वहां से थोड़ा सा टाइम लगा। तो बार बार जब भी ये अटकता है तो इस तरह का पैटर्न बनाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको कंसोलिडेशन चाहिए। मेरा मानना है कि 55,555 एक मेजर लेवल रहेगा, स्टेबल रहेगा, क्योंकि पहले वो हर्डल का काम करता था। यदि मार्केट और बैंक निफ्टी उन लेवल को सपोर्ट ले लेता है तो फिर हम वापस एक नई तेजी की बैंक निफ्टी में बात करने लगेंगे। बट याद रखिए, शुरुआती मिनटों का जो रुझान है वो इतना एनकरेजिंग नहीं है, क्योंकि आर्ली चार्ट और लोअर टाइम फ्रेम चार्ट में थोड़ा सा हर्डल आ रहा है। और उससे ज्यादा कंसर्न ये है कि एचडीएफसी बैंक को छोड़ के बाकी कोई भी दिग्गज सपोर्ट नहीं दे रहे, चाहे आईसीआईसी बैंक की बात करें या फिर कोटक बैंक की बात करें या फिर एक्सिस बैंक की बात करें, सब डल हो रहे हैं। पीएसयू बैंक होल्ड कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक होल्ड कर रहे हैं, बट बाकी बैंकिंग होल्ड नहीं कर रहे। इसके लिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से और वेट एंड वॉच करो। 55,555 यदि होल्ड कर जाता है इस डिक्लाइन में तो फिर बिल्कुल हम बाई ऑन डिक्लाइन की रणनीति बनाएंगे वापस 56,000 के टारगेट के लिए। ठीक है, 55,555 पर आप नजर रखिए। इस बीच देखिए, मतलब जब हम चंदन जी से बातचीत तभी कर रहे थे, चंदन जी अपने सवाल का जवाब दे रहे थे। स्लाइड और तेज हुई है निफ्टी में और निफ्टी बैंक दोनों में। निफ्टी की जो गिरावट है वो हो गई है 100 अंकों की, 24,600 के आसपास। बार बार 20 डीएमए के पास हम देख रहे हैं कि निफ्टी आ रहा है, मतलब रेंज में ही ऑसिलेट कर रहा है। और निफ्टी बैंक में जो ऊपरी स्तर से अगर आप देखेंगे करीब करीब 400 पॉइंट नीचे आके इस वक्त निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 55,555 अगर बच गया, वहां आके अगर संभला उसके पहले और वहां से लगता है कि नहीं अब स्थिर हो रहा है, तो आपके लिए मौके फिर से बन जाएंगे निफ्टी बैंक में। 56,000 तक की कम से कम उम्मीद करते हैं कि एक रिवर्सल आना तो चाहिए निफ्टी बैंक में। एक राय आपसे किरण जी चाहिए यस बैंक के शेयर पर। आज देखिए सुबह सुबह मतलब बाजार खुलते ही 3% की इक्विटी एक्सचेंज हुई है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो पी इन्वेस्टर हैं यस बैंक में, वो शायद थोड़ा अपने स्टेक को ट्रिम कर रहे होंगे या फिर एग्जिट ले रहे होंगे। कल खबर यह भी आई थी कि एसएमबीसी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, जिसने कि 20% का स्टेक लिया हुआ है यस बैंक में, अपने स्टेक को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। 6 से 7% स्टेक और लेने वाला है। तो मे बी एसएमबीसी की तरफ से शायद ये बाइंग हो रही हो। क्या करना चाहिए यस बैंक में? आज तो 7% के आसपास से गिरावट, यानी कि कल की जो भी तेजी थी आज के सत्र में हवा हो गई है। क्या बाइंग करनी है यस बैंक में भी? कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है किरण जी? सी ओवरऑल हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो ब्रेकआउट लेवल है वो 21-22 के आसपास का था, और कल वॉल्यूम के साथ जिस तरह से ब्रेकआउट आया है, डेफिनेटली यहाँ पे लिख के यहाँ पे एक बार ट्रेड लेना चाहिए। 21-22 के बीच में आप पोजीशन ले सकते हो। और जो स्टॉप लॉस रखना है सॉरी जो स्टॉप लॉस रखना है वो हमें 21 के नीचे का रखना है। तो जब तक 21 रुपीज के नीचे क्लोजिंग बेसिस नहीं आता है तब तक देर आर चांसेस कि हम यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देख सकते हैं। तो 21 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार के लिए यस बैंक में लॉन्ग करना चाहिए। यस बैंक को लेकर ये व्यू 21.5 के आसपास है। जो लेवल बताए हैं आपको किरण जी ने, आप उसका ख्याल रखिएगा। एक व्यू चंदन जी आपसे जरा चाहिए पेटीएम के शेयर पर। 4 दिन में बेहतरीन चौका लगाया है और 850 वाला शेयर अब निकल गया है 950 रुपए के ऊपर। काफी टाइम के बाद हम ये प्राइस देख रहे हैं पेटीएम में। मोमेंटम ये कहां तक ले जाएगा पेटीएम को सर? क्या कहती है आपकी रीडिंग? पेटीएम पे पॉजिटिव व्यू और इनफैक्ट 4 दिनों से हम लगातार यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इनफैक्ट वीकली चार्ट में एक नैरो रेंज ब्रेकआउट देखने को मिला था और अभी कप एंड हैंडल और राउंडिंग फॉर्मेशन जैसे प्राइस पैटर्न देखने को मिल रहा है। सेटअप काफी अच्छा है, ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया, बट कंसर्न ये है कि ऑलरेडी 3 दिन में 880 से लेके 950 तक का मूवमेंट आ चुका है। बट बायस पॉजिटिव रहेगा। मेरा मानना है कि खरीदारी के मौके इंटेक्ट रखने चाहिए। 915 इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अब की बार पेटीएम 990 से लेके 4 डिजिट 1000 तक के टारगेट छू सकता है।
जी बिल्कुल 4 डिजिट के लेवल्स पे भी जो है नज़र रहेगी पेटीएम की, चंदन सर की कॉल है। लेकिन डिफेंस स्पेस में अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे गार्डन रीच, मसगांव, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनेमिक्स, इन स्टॉक्स को फायर करिए। आज देख रहे हैं कि डिफेंस में जो है बाइंग देखने मिल रही है अक्रॉस द काउंटर। दीपक माफ़ करिएगा, कोचिन शिपयार्ड और गार्डन रीच, इन दोनों स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे लाइए। यहाँ पे एक अच्छी बाई आ रही है, डेज हाई लेवल पे ये स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। चंदन, ऑफ कोर्स यहाँ पे डिफेंस में जो है ऑफ कोर्स चर्न हो रहा है। ऑफ कोर्स लास्ट मंथ बहुत पॉजिटिव बायस था, आज फिर एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। तो एक ज़रा बताएं, यहाँ डिफेंस में कोई पिक्स में सस्टेन करेगा? यहाँ पे कुछ लग रहा है कुछ स्ट्रॉन्ग? बिल्कुल, देखिए बाजार पूरा थीमेटिक परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा, चाहे सेलेक्टिव पीएसयू बैंक हो, कैपिटल मार्केट हो, कुछ चुनिंदा डिफेंस काउंटर हो या फिर फर्टिलाइजर हो। और मेरा मानना है कि आने वाले कुछ वीक में ये थीम बरकरार रहेगी और इन्हीं थीम के काउंटर यहाँ पे चलेंगे। अब स्टॉक स्पेसिफिक होकर हम बात करें तो एफएनओ में 2 मेजर नेम है, एचएएल और बीएल। डिफेंस की बात करें तो, और बीएल ने आउट परफॉर्म किया अभी पिछले लगभग 8-9 दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है। एचएएल की बात करें तो वहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ बन रही है। एचएएल इतना चला भी नहीं था, इसलिए मोमेंटम यहाँ पे बनेगा। कहीं ना कहीं 4,900 का सपोर्ट है, ऊपर में 5200 तक के टारगेट के लिए। अब दूसरे काउंटर शिपिंग रिलेटेड बात करें तो जीआरएससी काफी अच्छा प्राइस बिहेवियर दिखा रहा है। इनफैक्ट पिछले लगभग 4-5 महीने में 90% तक का मोमेंटम देखने को मिला। लास्ट महीने काफी बड़ी तेजी के बाद इस महीने ऊपर के लेवल पे होल्ड कर रहा है। तो मेरा मानना है कि खरीदारी के मौके इंटेक्ट रहेंगे। 3,000 के सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 3150 तक के टारगेट के लिए। तो जीआरएससी जैसे काउंटर पे ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट एचएएल अच्छा लग रहा है, बीडीएल है, वहां पे भी मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 1975 के सपोर्ट से 2080-2090 तक के टारगेट यहाँ पे भी बन सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे गार्डन रीच और एचएएल, इन सारे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। टारगेट 3150, बाई रेटिंग, स्टॉप लॉस 3000 का चंदन की राय है। तो जीआरएससी पे जो है नज़र ज़रूर रखिएगा। अब चलिए कुणाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल, गुड मॉर्निंग कुणाल। ऑफ कोर्स मार्केट्स वॉलेटाइल ज़रूर था, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉल्स की अगर बात करें तो कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? खासकर कि फर्टिलाइजर स्पेस में कुणाल देख रहे हैं अच्छी बाइंग देखने मिल रही है। फैक्ट ले लीजिए, थोड़ी देर पहले दीपक फर्टिलाइजर्स की भी कॉल आई थी हमारे टेक्निकल गेस्ट से, और अभी आरसीएफ में भी अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स पे कुछ एक शॉर्ट टर्म इंपॉर्टेंट प्ले बन रहा है, और अगर बन रहा है तो कौन सा स्टॉक है आपके नज़र पे? तो आई थिंक आरसीएफ में अच्छा मूव है, हम देख रहे हैं कि उसमें एक अच्छा ब्रेकआउट है। दीपक फर्टिलाइजर वन ऑफ द बेटर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है फर्टिलाइजर स्पेस में से, जो ऑलरेडी लाइफ हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक्स है, मोमेंटम ड्रिवन नेम्स है, जहां पे ऐसा लग रहा है कि शायद एक अच्छा मूव और कंटिन्यू हो सकता है। बट मेरा जो स्टॉक स्पेसिफिक जो रिकमेंडेशन थीम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि काफी सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट पॉइंट्स पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल रेलवे नेम्स में से अगर हम बात करें तो आईआरएफसी, आई थिंक एक क्लासिकल चार्ट बन रहा है आईआरएफसी पे। 143 का एक मेजर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में, जो एक स्विंग रेजिस्टेंस भी था। तो अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूं, मैं आईआरएफसी सबसे पहले रेकमेंड करना चाहूंगा करंट लेवल्स पे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ पे टारगेट रख सकते हैं 150 का, स्टॉप लॉस 140 का रख सकते हैं आईआरएफसी पे। और सेकंड स्टॉक जो मैं रेकमेंड करना चाहूंगा वो है कंटेनर कॉर्पोरेशन। ये भी एक बहुत ही बढ़िया चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को चैलेंज कर रहा है स्टॉक 790 के आसपास। इसका एक बहुत ही क्लासिकल ब्रेकआउट मोमेंटम है कंटेनर कॉर्पोरेशन पे। तो इसको भी रेकमेंड करूंगा बाय के लिए। टारगेट 820 का रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 775। ठीक है, दो स्टॉक्स कुणाल बोथरा के रेडार पर, कंटेनर कॉर्पोरेशन और आईआरएफसी। रेलवे काउंटर्स में अच्छा एक्शन है और 150 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। आईआरएफसी में 143 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त करीब 1.5% की तेजी पर ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा हुडको के चार्ट पर भी एक नज़र होनी चाहिए। चंदन, हुडको में इनफैक्ट अगर आप देखेंगे फंड रेजिंग को लेकर कुछ खबरें आती हुई देखने को मिली है। मजबूती का रुझान इस स्टॉक में भी देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी के स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स की अगर बात करें, इस कैटेगरी में डिफेंस है, फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं और लाइफ इंश्योरेंस स्पेसेस भी है। एक बार एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ जैसे स्टॉक्स को पुल अप करेंगे। ब्रोकरेजेस के रेडार पर चंदन एचडीएफसी लाइफ का स्टॉक है और स्टॉक में मजबूती इनफैक्ट पिछले दिनों में देखने को मिली भी है और 765 के लेवल्स पर करंट मार्केट प्राइस पर ये ट्रेड करता हो। यहाँ से ऊपर के स्तर भी नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस की अगर माने तो। आपकी राय क्या होगी, गिरावट में क्या कोई अपॉर्चुनिटी बनती है? बिल्कुल, आपने यहाँ पे हुडको की बात की, वहां पे अच्छा मोमेंटम और राउंडिंग फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। लगभग 36 वीक के मेजर ब्रेकआउट की तरफ काउंटर बढ़ रहा है।
और जिस हिसाब से डिसाइसिवली 245 247 निकले, हायर बेस बनना चाहिए। 247 के टारगेट से 260 तक के लेवल यहाँ पे बन रहा है। एचडीएफसी लाइफ आपने पूछा, एचडीएफसी लाइफ मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, बट 3 दिन के करेक्टिव मूव के बाद वापस एक मेजर की सपोर्ट पे होल्ड कर रहा है। आज से जब 20-22 दिन पहले ये 750 पे हर्डल बनाता था, और अब सेम वही 750 750 पे बेस बन रहा है। तो रोल रिवर्सल के जैसे प्राइस बिहेवियर देखने को मिल रहा है, और 4 दिन के करेक्टिव मूव के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और फेवरेबल हो रहा है। तो मेरा मानना है 750 एक मेजर सपोर्ट का काम होगा, ऊपर में 790 800 तक के टारगेट के लिए एचडीएफसी लाइफ। तो चलिए, ये राय अब बनती हुई है। इस वक्त स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए। और इस वक्त अगर आप देखेंगे, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जिसका जिक्र अभी हमने किया, वहाँ पर तो मजबूती है ही, लेकिन इसके अलावा एक्सचेंज एंसलरीज, कुछ लेबॉर्ट्री स्टॉक्स हैं जहाँ पर एक्शन के साथ कामकाज देखने को मिला है। कुणाल, डॉक्टर लाल पैथ लैब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2.5% के गेंस के साथ ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लेबॉर्ट्री हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक हॉस्पिटल स्पेस पर फोकस तो है ही। कोई पर्टिकुलर स्टॉक या अगर डॉक्टर लाल पैथ लैब करंट मार्केट प्राइस पर आपकी तरफ से कोई टेक बन रहा है तो कुछ खास पैटर्न्स उभर के नजर नहीं आ रहे मानसी इसमें, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं लालपात लैब्स का जो चार्ट है वो ओवरऑल लास्ट 1.5-2 वीक से जस्ट अबाउट कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक 3000 या 2980 के आसपास का एक हाई था जो स्टॉक ने बनाया था करीबन एंड ऑफ अप्रैल स्टार्ट ऑफ मई। उसके बाद में जो लोअर एंड द सपोर्ट है वो 2750 का है। तो तकरीबन ये 150 पॉइंट के रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और करंटली भी अगर हम देखें तो स्टॉक 28-25 के आसपास है, जो कि मिड पॉइंट है इस रेंज का। तो मेजर पैटर्न्स उभर के फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं लालपात लैब्स में, तो इसके लिए फिलहाल मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इस स्टॉक पर। चलिए, ये एक राय इस वक्त बनती हुई। डॉक्टर लाल पैथ लैब को वॉच लिस्ट में रखें फिलहाल, अवॉइड रैदर वॉच लिस्ट में रखने की भी राय नहीं, अवॉइड करने की राय। 2.25% की तेज़ी ज़रूर है। न्यूज़ फ्लो इम्पैक्ट इस वक्त ज़रूर देखने को मिल रहा है। थीम है फार्मा हेल्थ के डायग्नोस्टिक डिफेंसिव के तौर पर, और एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर देखेंगे सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार की चाल की अगर बात करें तो वहाँ पर इस वक्त हम देख रहे हैं रियल्टी, मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक स्पेसेस हैं जहां से कुछ हद तक सपोर्ट है। फाइनेंशियल सर्विसेज, आईटी, एफएमसीजी और फार्मा से हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव है। आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन की एक दमदार रणनीति आपको अब बताते हैं ऑप्शन के चैंपियन हमारे इस सेगमेंट में। यस सिक्योरिटी से लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। शुभ प्रभात मानसी जी। तो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम ओबराय रियल्टी को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि अभी हमने पिछले 2 दिनों से देखा है हमें अच्छे खासे अपसाइड के मूव निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिले हैं, और कल ही इस सेक्टर ने अपने 200 डीएमए को रिक्लेम किया है और आज भी इसमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसी में का स्पेस है ओबराय रियल्टी। यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और हम पिछले कई दिनों से यहाँ पर जिस टाइप से मोमेंटम बन रहा है वहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का भी फॉर्मेशन है। तो रिसेंटली एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आज के सत्र में आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो ओवरऑल स्ट्रेंथ बताता है इस स्टॉक में। तो 1780 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करके चलना है इसी करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का, और इसको बाय करना है अराउंड द प्राइस ऑफ 65। इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 105 के, और 45 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो एज पर अगर हम मैक्सिमम रिस्क देख पा रहे हैं, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो देन 7000 का रिस्क रहेगा, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो देन 14000 का जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो निकल कर आ रहा है 1780 ओबराय रियल्टी के कॉल ऑप्शन में। ठीक है, रियल एस्टेट में मोमेंटम है, सामने ट्रिगर भी है, आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है, और ओबराय रियल्टी वैसे भी 1.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। 1780 वाली कॉल खरीदनी है आपको, इन द मनी है 65 के भाव पर। लक्ष्य 105 का, स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 45 रुपए का, अधिकतम मुनाफा 14,000 का, और अधिकतम नुकसान आपके लिए इसमें हो सकता है 7,000 रुपए का। ये प्रति लॉट के कैलकुलेशन से, लेकिन आप स्टॉप लॉसेस वगैरह को अच्छे से ध्यान रखिए। अदरवाइज होता यह है कि अगर आप वित्तीय अनुशासन को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर नुकसान कर बैठते हैं, और औसतन जो एफएनओ नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए के आसपास तक का, और 10 में से 9 लोग जो हैं अपने पैसे गंवाते हैं। ये ध्यान रखिए, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ये सेबी की तरफ से दिए गए हैं, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने दिए हैं, ताकि आप बिल्कुल सतर्क रहें और सुरक्षित होकर एफएनओ में कोई भी ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी आपका इस ट्रेड के लिए।
बाजार को देखें तो लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी की कोशिश हो तो रही है। निफ्टी बैंक की जो कमजोरी रह गई है 60 अंकों के आसपास की रह गई है, यानी कि करीब करीब 125 अंकों के आसपास की रिकवरी निफ्टी बैंक में आ गई है। निफ्टी की बात करें, हमने 24,600 के आसपास तक के लेवल देखें, 50-60 पॉइंट के आसपास की रिकवरी निफ्टी में है। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो कैपिटल मार्केट वाली थीम जिस पर चंदन जी ने कहा था कि वो एक्टिव है, उसमें मौके आपके लिए बनेंगे। कैम्स ऊपर है, बीएसई के शेयर में हम तेजी देख रहे हैं। के फिनटेक एक कंपनी है, वहां पर भी आज हमें तेजी देखने को मिल रही है, और बाकी रियल एस्टेट वाला खेमा तो एक्टिव है ही। एक शेयर चंदन जी आपसे जरा व्यू चाहिए, और वो है भारतीय एयरटेल की जो सब्सिडरी कंपनी है भारतीय हेक्साकॉम। लगातार अच्छी तेजी है। मैं देख रहा हूं कि आज 7वां दिन है जब एक तरफा मोमेंटम शेयर में हम देख रहे हैं, 1900 रुपए के ऊपर निकल गया है। और अगर हम इस साल की बात करें तो भारतीय एयरटेल का शेयर जहां नेट वाईटीडी करीब 15% चला है, तो ये शेयर करीब 28 से 30% चला है। भारतीय हेक्साकॉम आपको लगता है कि और चलेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, या फिर जिनकी एंट्री थोड़े से लोअर लेवल की है प्रॉफिट बुकिंग करने का समय आ गया इसमें? जैसा कि आप बात करें तो बिल्कुल इस साल लगभग 30% के आसपास के बढ़त बनाए हुए हैं, और लगातार पिछले लगभग 7-8 वीक से अच्छा मूव देखने को मिला है। जब से इसने 1540 का ब्रेकआउट दिया उसके बाद लगभग 350-400 पॉइंट का रनअप काउंटर में आ चुका है, और इनफैक्ट पिछले 6 दिनों में भी हाई टॉप्स हाई बॉटम के साथ 250-300 पॉइंट की रैली देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए, स्पेशली जब पूरा मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है, उसके बावजूद भी काउंटर चल रहा है, तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अंडरलाइंग स्ट्रेंथ और इनहेरिट स्ट्रेंथ यहाँ पे इंटेक्ट है। मेरा सामान्य किसी के पास भी पोजीशन है 1820-1825 का ट्रेलिंग रखो, 2050 से लेके 2200 तक का टारगेट इस काउंटर में बनना चाहिए। ठीक है, 2000 से लेकर 2200 तक के टारगेट बन सकते हैं। भारतीय हेक्साकॉम स्टार परफॉर्मर, मतलब जो पेरेंट कंपनी है जिसका कारोबार बड़ा है वहां रिटर्न छोटा है, और ये लिमिटेड सर्कल्स में है। नॉर्थ ईस्ट में प्रेजेंस इसकी है भारतीय हेक्साकॉम की, और राजस्थान के सर्कल में भारतीय हेक्साकॉम कारोबार करती है, और यहां पर हम मजबूत चाल देख रहे हैं। आज भी 3% ऊपर, और लगातार 7वां सत्र हो गया जब ये शेयर चल रहा है। लेकिन चलिए, वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट का जो हमने कल शुरू किया। आज है दूसरा दिन। नाम है उस सेगमेंट का डीप डाइव रिसर्च। और डीप डाइव रिसर्च कर रहे हैं हमारे रिसर्च हेड अभिषेक गाव शिंदे, और रोज हमारा वादा है कि कुछ इंटरेस्टिंग थीम, कुछ इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हम पकड़ेंगे और आपको हम गाइड करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कोशिश ये भी होगी कि जो बजिंग थीम है, जहां पर आप जानकारी चाहते हैं, उसको हम सामने लेकर आएं और आपका मार्गदर्शन करें डेटा के जरिए, फैक्ट्स के जरिए, ट्रेंड्स के जरिए। अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, आज आपने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनी जो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, इसको चुना है, यानी कि आईजीएल। हाल फिलहाल हमने तेजी देखी भी आईजीएल के शेयर में। बताइए कि आपने आज इसको चुना क्यों है, क्यों खास लग रही कंपनी ये? सबसे पहले अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो है इस कंपनी में बहुत सारे कंसर्न रेज किए गए थे कि एपीएम गैस जो कि जिसका एलोकेशन जो है वो कम होता नजर आ रहा था। इसके अलावा यहाँ पर एक तरह का प्राइसिंग प्रेशर भी था कि प्राइसिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। बट हाल ही के दिनों में जो 2-3 न्यूज़ फ्लो आया है उसके बाद जो है लग रहा है कि इस स्टॉक में एक तरह का जो है री-रेटिंग आने की संभावना हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें तो अप्रैल के बाद मई महीने में भी जो है कंपनी ने जो है प्राइस इंक्रीज लिया था दिल्ली में सीएनजी सेगमेंट में। और अगर हम बात करें तो एक बड़ा मसला था जो पिछले 6-8 महीने से लगातार इस कंपनी के साथ चल रहा है कि एपीएम गैस जो कि इसका रॉ मटेरियल होता है उसकी जो एलोकेशन थी वो लगातार कम होती जा रही थी। अप्रैल के महीने में हमने देखा कि 20% की गिरावट की बात कही गई थी। और एपीएम गैस जो होता है ना, वो आप इसके बिजनेस मॉडल को समझे तो इसके रॉ मटेरियल में जो गैस ये यूज़ करता है वो 2 होता है। एक एपीएम गैस होता है जो कि इसे लोअर कॉस्ट पे मिलता है, दूसरा नॉन एपीएम जो होता है वो हाई कॉस्ट पे मिलता है। तो आप समझिए जब लो कॉस्ट वाला जो गैस है उसका प्राइस अगर उसका एलोकेशन अगर इसको कम होता जाएगा तो ऑब्वियसली की कॉस्टिंग प्रेशर आएगा। और स्ट्रीट को कंसर्न था, उसके बाद जो है स्टॉक में गिरावट आ रही थी। मगर पिछले दिनों जो खबर आई है और महीने की शुरुआत में जो खबर आई है कि एपीएम गैस पर गवर्नमेंट ने 2 साल के बाद जो है प्राइसेस लगभग 5% जो है डाउन कर दिए हैं। ये 5% आपने जो प्राइस डाउन किया है, ऊपर से आपने जो है टॉप लाइन में प्राइस इंक्रीज कर दिया है,
तो इसका फायदा जो है कंपनी को एबिटा में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं तो एक अमूमन समझने की बात करें तो इसका FY25 में जो रियलाइजेशन था, रेवेन्यू पर यूनिट था, वो 45 रुपए के आसपास था और एबिटा जो होता है वो 6 रुपए पर SCM के आसपास हो रहा है। तो जब आपका टॉप लाइन में आपने प्राइस इंक्रीज लेके ग्रोथ ले लिया और आपकी कॉस्टिंग कम हो रही है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में जो कंपनी के नतीजे आएंगे उसमें जो आपका एबिटा पर SCM होगा वो Q4 के जो एग्जिट एबिटा है उससे ज़्यादा होगा। तो Q4 का इसका जो एग्जिट एबिटा था 4.6 पर SCM था और कंपनी उम्मीद कर रही है कि 6 से 7 के आसपास का SCM एबिटा जो है फर्स्ट हाफ में देखने को मिलेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद में जिसमें APM की प्राइसेस कम हुई है उसकी उम्मीद ज़्यादा हो गई है। तो चलिए बिजनेस मॉडल के लिहाज से तो इस वक्त हम समझ ही रहे हैं इसे, और इनफैक्ट रेवेन्यू का ब्रेकअप भी काफ़ी अच्छे से अभिषेक आप समझा रहे हैं, पर्टिकुलर सेगमेंट वाइज इनके रेवेन्यू में और सेगमेंटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू के लिए कहाँ कहाँ पर है। लेकिन सवाल फिर दूसरा बड़ा ये हो जाता है कि की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लिए सपोर्ट का काम करेगी, पॉजिटिव्स का काम करेगी, और क्या कोई ऐसी भी चीज़ें हैं जो कंसर्न्स हैं? सबसे पहले अगर कंसर्न्स की बात करें जिसके कारण स्टॉक में पिछले दिनों गिरावट भी देखने को मिली थी, तो वो ये था कि दिल्ली गवर्नमेंट की जो ईवी पॉलिसी आई थी उसमें कहा गया था कि जो CNG के जो ऑटो रिक्शास वगैरह हैं वो ईवी में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद भी स्टॉक में एक गिरावट देखने को मिली थी। दूसरा जो कंसर्न इसमें जो कि हमने बात की कि APM प्राइस के एलोकेशन को लेके शक व शुबा था, वहाँ पे तो थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। और इन सब के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस में अच्छा खासा करेक्शन आया था। स्टॉक अगर इस समय देखें तो अपने ऊपरी स्तर से लगभग 27% नीचे चल रहा है। इसके अलावा जो वैल्यूएशन है अच्छा खासा डी रेटिंग इस स्टॉक में देखने को मिला है। ये 29-30 टाइम चलने वाला स्टॉक इस समय आपको 15-16 टाइम मिल रहा है। एक ऐसी कंपनी जिसका अगर आप देखें तो डिविडेंड लगभग 40% के आसपास हो जाता है, पे आउट रेशियो 40% के आसपास हो जाता है। आपको जो ROE है वो 15% के आसपास मिल रहा है। डबल डिजिट एबिटा मार्जिन है और उसके साथ साथ में जो कंपनी में कंसर्न्स थे वो खत्म होने लगे हैं और साथ ही साथ स्टॉक उस वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अगर देखें तो इसका एवरेज 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन 21 टाइम है, उसके सामने आपको स्टॉक 15 टाइम पे मिल रहा है, यानी डिस्काउंटेड वैल्यूएशन है, अर्निंग अपग्रेडेशन का रूम है। और उस लिहाज से देखें तो फंडामेंटल्स के इंप्रूवमेंट का एक जो एवेन्यू जो है वो यहाँ से बनता दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में Q1 और Q2 के नतीजे इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वहां पर इसके एबिटा में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि कंपनी ने 6 से 7 रुपए का गाइडेंस दिया है और कंपनी का लॉन्ग टर्म गाइडेंस 7 to 8 रुपीज का है, अगर वहां पर आपको ये डेवलपमेंट मिलता है तो स्टॉक में एक री रेटिंग आ सकती है, अर्निंग अपग्रेडेशन आ सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कंपनी का बहुत समय से जो प्लान देखने को मिला है कि वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर सकती है। अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ फ्लो बाजार में आता है तो आपको देख सकते हैं कि जो स्टॉक में बहुत जो गिरावट आई है वो गिरावट नैरो हो जाए और एक तरह का अपसाइड जो है स्टॉक में देखने को मिल जाए। साथ ही साथ मैं इस बात पर भी आपको पूरी तरह से एश्योर कर दूं कि अगर ये ईवी वाला जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो ईवी ड्राफ्ट पॉलिसी है, अगर ये लागू हो जाता है तो फिर स्टॉक में एक स्ट्रक्चरल वीकनेस आ सकता है। ठीक है, तो कंसर्न्स क्या हैं, ग्रोथ के ड्राइवर्स क्या हैं, वो आपको अभिषेक ने बता दिए। 2 बार हमने देखा कि बैक टू बैक APM गैस के एलोकेशन में कमी हुई। ये दिल्ली वाला ओवरहैंग है ही अगर वहां पर EV को लेकर पुश किया जाता है तो। लेकिन अभिषेक, आखिर में एक छोटा सवाल और भी है कि क्या वैल्यूएशन प्लस ग्रोथ, आपको लगता है कि ये कॉम्बो बड़ा सॉलिड है और सारे नेगेटिव्स चूंकि नियर टर्म में डिस्काउंटेड है इसलिए रडार पर होना चाहिए? जी हाँ, मैं उसी बात को और भी विस्तार से आपको बोलूँगा कि अगर जब भी कोई नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आता है तो हम अपने सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्निंग डाउनग्रेड होगा या फिर स्टॉक डी रेट होगा। तो इस स्टॉक में अच्छी खासी डी रेटिंग हो गई है। अगर मैं कह रहा हूँ कि 30 टाइम चलने वाला स्टॉक अगर आपको 15 टाइम पे मिल रहा है तो 50% का जो वैल्यूएशन है उसमें डिस्काउंटिंग ले लिया गया है। अर्निंग अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा इस पिछले दिनों नहीं हुए हैं और ये जो 2 न्यूज़ फ्लो अभी भी आया है, एक तो प्राइस हाइक जो पिछले महीने लिया है और दूसरा जो रॉ मटेरियल की जो इसकी APM की प्राइस है उसमें कमी होती है। और तीसरी बात मैं इसमें एक और जोड़ दूँ कि अगर क्रूड ऑयल प्राइस जिस तरीके से कम हो रहा है तो हो सकता है कि LNG प्राइसेस भी कम हो और उसका भी इसको फायदा नॉन APM गैस सेगमेंट पे भी देखने को मिले। तो उसके कारण हो सकता है कि आपकी FY26 की तो बहुत ज़्यादा नहीं बट FY26 की अर्निंग में अपग्रेडेशन आ सकता है। एक बार अगर ये ट्रिगर मार्केट के सामने आना शुरू होंगे तो इसमें आप दोनों चीज़ देख सकते हैं कि आपका वैल्यूएशन भी इंप्रूव होगा और अर्निंग भी अपग्रेड होगी। देखिए जिस तरीके से OEMs जो है वो CNG प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं, अगर एक आंकड़े के साथ बात करूं तो
पीवी सेगमेंट में, पैसेंजर कार सेगमेंट में FY16 के आसपास जो है आपका जो सीएनजी का पेनिट्रेशन था वो 5 से 6% के आसपास था, वो 15-16% के आसपास बढ़ रहा है और तकरीबन हर प्लेयर जो है सीएनजी सेगमेंट की कार्स को लॉन्च कर रहे हैं। तो सीएनजी व्हीकल्स की जो पॉपुलेशन है वो ओवर द पीरियड बढ़ती चली जाएगी और वहाँ पर ये सीएनजी प्लेयर्स के वैल्यूएशन में अगर फिर से एक री-रेटिंग आ जाए तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा शक नहीं रहेगा। That's actually a deep dive analysis, अभिषेक। और इनफैक्ट किसी भी स्टॉक को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा क्या ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है, स्टॉक में मूव क्या है, ये कुछ आप स्क्रीन्स पर देखते हैं, लेकिन हमारे इस खास सेगमेंट में बिजनेस मॉडल से लेकर की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है और क्यों ये हमारे रेडार पर हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं, क्या कोई कंसर्न्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि एक पर्टिकुलर स्टॉक या सेक्टर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसका 360 डिग्री एनालिसिस आपको मिल जाए। और आज ही हमारे इस खास सेगमेंट में, इसी कड़ी में, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से ताल्लुक रखती हुई ये कंपनी जिस पर हमने की है डीप डाइव रिसर्च। शुक्रिया अभिषेक का इस डीप डाइव रिसर्च के लिए और सारी की सारी डिटेल्स में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ेंगे और महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे कि सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग भी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। और चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में 10 के बाजार को लेकर वापस लौटेंगे हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की और टॉप 10 कमोडिटी देख लेते हैं कि किस तरह की क्लोजिंग कल हुई थी। क्यों कल इतनी गिरावट आई थी क्योंकि कल मसालों में चौतरफा गिरावट देखी थी। 3.5% से ज़्यादा की गिरावट हल्दी में, करीब 3% की गिरावट जीरे में और आधे से 1% की गिरावट धनिया में। तीनों ही मसालों में तेज गिरावट के साथ कारोबार हुआ था। 7,000 के करीब धनिया है। हल्दी को देखें तो 13,800 के नीचे आ चुका है। जीरा 20,400 तक फिसल कर आ चुका है। तो तीनों मसालों में तेज गिरावट। ग्वारगम 9,550 के करीब है। यहाँ पर एक्सपोर्ट को लेकर अनिश्चितताएं बरकरार है। ग्वारसीड का वायदा 5,100 के आसपास, क्योंकि अभी भी पुराने मालों के आवक मंडियों में जारी हैं। कैस्टर 6,375 रुपए के करीब है। इंडस्ट्रियल मांग सीमित है और पाम तेल, मलेशियाई पाम तेल 3,975 रिंगिट के आसपास है। कहा यह जा रहा है कि चीन से डिमांड है और आगे इन निचले भाव पर भारत से भी डिमांड बढ़ने की संभावनाएं हैं। कपास 1450 के आसपास है और राइस कॉटन 66 सेंट के करीब है। कपास कली 3,025 के करीब यहाँ पर लोअर लेवल पे खरीदारी लौटी है और फिर से 3,000 के ऊपर मजबूती से कपास कली टिक गया है। मेहनता ऑयल 900 रुपए के आसपास सीमित दायरे में कारोबार यहाँ पर हो रहा है। चलिए अपने मेहमान को जोड़ते हैं और जानते हैं कि एग्री मार्केट में आपको क्या करना है, नॉन एग्री मार्केट में क्या करना है। लेकिन उससे पहले नॉन एग्री मार्केट की भी चाल आपको एक बार बता देता हूं। नॉन एग्री मार्केट में कल सोने में, चांदी में, क्रूड में और मेटल्स में सब में चौतरफा तेजी थी। सोने की अगर बात करें तो कल करीब 2.25% की तेजी दिखी 98 के करीब और आज दबाव दिख रहा है। 4 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है। $3370 की ऊंचाई के पार करने के बाद फिर से कॉमेक्स गोल्ड पर आज दबाव दिख रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी में कल 4% से ज्यादा की तेजी दिखी और आज 1,000 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। तो एक जबरदस्त तेजी के बाद सोने चांदी की तेजी पर आज ब्रेक लगता दिख रहा है। और कच्चे तेल में भी काफी तेजी लौटी थी और आज यहां पर हल्की नरमी दिख रही है। लेकिन चलिए अपने मेहमान को शामिल करते। रवि देवरा हैं कुबर्जी ग्रुप से। रवि जी, सबसे पहले हम सोने चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं। कल जबरदस्त तेजी थी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में। क्या वो तेजी आगे भी जारी रह सकती है? हालांकि आज शुरुआती कारोबार में मुनाफा वसूली है। दिन के दौरान क्या होगा और हफ्ते के बाकी दिनों में क्या हो सकता है सर? गुड मॉर्निंग। जरूर से कल काफी अच्छी रैली थी और कल हमने इवनिंग शो में एंड मॉर्निंग शो में दोनों में गोल्ड सिल्वर में एंड क्रूड में बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। कल अच्छी तरह मींस के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कल सिल्वर में तेजी आई एंड गोल्ड
में तो वैसे देखे तो कल सेफ हेवन बाइंग का सपोर्ट है वो सेकंड हाफ में बनता हुआ दिखा था। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आज का दिन है थोड़ा डे ऑफ कंसोलिडेशन हो सकता है। आई थिंक जिस हिसाब से तेजी आई है शायद आज मार्केट यहाँ पे एक ही रेंज में वोल्टाइल हो सकता है, क्योंकि चाइना कल क्लोज था तो चाइनीज मार्केट आज ओपन हुए तो उतना ज्यादा कुछ के उसमें दबाव नहीं दिखा है। इस हिसाब से जो सेफ हेवन अपील थी वो थोड़ी आज ईज हुई है, डॉलर इंडेक्स पे इंचअप हुआ है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा डे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट ऑल ओवर ट्रेंड इज गुड। एंड आई थिंक मुझे लग रहा है कि डिप पे सिल्वर में बाइंग का फोकस रखना चाहिए। 1 लाख के करीब आ चुका है, थोड़ा 99,800 पे आता है तो सिल्वर में बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 99,420। एंड मुझे लग रहा है कि 1,01,000 तक के लेवल आपको फिर से यहाँ पे अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से थोड़ी और गिरावट आए तो चांदी को खरीदे 99,400 के आसपास और फिर ऊपर में 1,01,000 के पार निकल सकती है। सर क्रूड में बताइए, सर क्रूड की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से? डेफिनेटली कल के तेजी के बाद यहाँ पे आज कंसोलिडेशन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स में दूसरा कुछ अभी तक रशिया की ओर से काउंटर एक्शन नहीं आया, तो तब तक थोड़ा अभी कंसोलिडेशन होगा। बट ओवर ट्रेंड मुझे लग रहा है कि थोड़ा सपोर्टिव रहेगा टिल द फाइनल एक्शन। 5300 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन से यहाँ पे आप तेजी करें एंड स्टॉप लॉस लगा है उसका अराउंड 92 एंड ये कॉल ऑप्शन आपको 155 के करीब बाय करना है। 260 का टारगेट होगा। मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी अगर अपर साइड एक बार 5,450 तक के लेवल आ सकते हैं, 5,320 का एक बेस सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस लगा है, तो फ्यूचर ये ऑप्शन से आप बाय कर सकते हैं। अगर लो रिस्क लेना है तो मेरे सबसे ऑप्शन से आज वहां पे 5300 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन से बाय किया जा सकता है। चलिए, ये तो कच्चे तेल की बात होगी। मेटल्स में आपको क्या पसंद है? मेटल्स को लेकर भी काफी सारी खबरें हैं, टैरिफ की चिंताएं हैं बाजार में, क्या होगा सर मेटल्स में? मेटल्स में चाइना के जो सुपर डेटा है मैन्युफैक्चरिंग पीएम है उसने निराश किया है, पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस से भी एंड लास्ट रीडिंग से भी, और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। 2020 के बाद के सबसे स्टिफ गिरावट के साथ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का इंडेक्स देखने को मिला, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आज मेटल थोड़ा नर्वस है। बट ऑल ओवर आई थिंक जब भी इतना गिरावट आते हैं फिर से कुछ पैकेज के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, फिर से कुछ नजरें मार्केट की इसके ऊपर जाते हैं। मुझे लग रहा है कि जिंक अवॉइड करे, बट यस कॉपर आप वहां पे मुझे लग रहा है कि करेक्शन में बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। 860 के करीब मिल जाए तो कॉपर में बाय कर विद स्टॉप लॉस ऑफ 854 एंड अपसाइड टारगेट है वो 872 874 तक आ सकता है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में ये गिरावट को बाइंग की अपॉर्चुनिटी के दौर पे देखना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। मसालों में कल रवि जी काफी गिरावट दिखी थी, खास करके हल्दी और जीरे में। धनिया भी कमजोर था ही, लेकिन ये दोनों काफी टूट गई थी। सर आज क्या करना चाहिए और कहां पर आपको लग रहा है कि रिकवरी लौटेगी, तेजी लौटेगी, क्या सलाह है सर? रिकवरी आई तो मुझे लग रहा है कि 20,000 के लेवल पे सपोर्ट अगर जीरा आता है तो आई थिंक यहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड ले सकते हैं, रिकवरी आ सकती है। एंड 20,000 के वैसे देखे तो डेज लो पे आया था 20,200 करीब, तो 20,000 के बेहद करीब है। 20,000 आता है तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट को लेके उसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 19,720 का लगा है। एक बार रिकवरी 20,700 तक के लेवल तक अप्रोच हो सकती है। सेकंड मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक है तो जुलाई में भी जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है तनिया का, उसमें भी नियर अबाउट टू 7,000 एक अच्छे बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। स्टॉप लॉस वहां भी हो सकता है वो 6,920 7,200 का टारगेट होगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि आज के दिन वैसे टर्मरिक अभी भी स्टेबल है, डेज हाई के करीब ही उसने ट्रेड किया है एंड आज का 14,300 का हाई उसने बना के थोड़ा करेक्शन आज आया है। मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे अराउंड 14,100 फिर से बेचना चाहिए। 14,300 का स्टॉप लॉस, डाउन से जो टारगेट वो 13,500 तक आ सकते हैं। चलिए मसालों के बाद अब बात करते हैं ग्वार सीड ग्वारगम की। ये दोनों काउंटर भी कमजोरी है या दायरे में भी कह सकते हैं लंबे समय से। यहाँ पर क्या हो रहा है सर और आगे किस तरह की चाल रहेगी ग्वार की? जब से काफी बॉटम के करीब है गोवार सीड, आई थिंक वहां पे थोड़ा रेंज ट्रेंड है। आई थिंक गोवार गम में फोकस कर सकते हैं। एक लोअर लेवल पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही आई थिंक बाइंग का अपॉर्चुनिटी रहेगा। एंड जो मानसून के न्यूज थे, जो भी पॉजिटिव डेवलपमेंट थे वो प्राइस ट्रेंड है। एंड आज 9,560 के करीब डेज लो के करीब ही चल रहा है। 9,520 के करीब आता है तो आपको चून फ्यूचर बाय करना है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 9,440 का लगाना है।
और अपर साइड जो टारगेट है वो 9,800 तक आपको आते हुए दिख सकते हैं। आपका 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक हो तो मुझे लग रहा है कि गुआरगम में ये लेवल से अच्छी रिकवरी बननी चाहिए। सर अब कॉटन सीड ऑयल के बताइए, यहाँ पर वापस से तेजी लौटी है, 3025 के आसपास है, यहाँ खरीदारी करें या अभी रुकना चाहिए? मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल से सेलिंग का ट्रेड लेना चाहिए। इंटरनेशनल कॉटन प्राइसेस देखे तो लगातार साउथवर्ड डायरेक्शन में एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस सस्टेन है, आई थिंक पैरिटी के हिसाब से एक बेटर प्राइस है। थोड़ी डिमांड का भी इश्यू रहेगा। लेवल्स पे से बात करें तो जून फ्यूचर अभी 3030 के करीब चल रहा है, थोड़ा उछाल आने दे 3040 3042 तक, वहां पे बेचे। स्टॉप लॉस 3060 का ही छोटा स्टॉप लॉस होगा एंड 2970 तक के लेवल यहाँ पे अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। सर आखिरी सवाल नॉन एग्री मार्केट से नेचुरल गैस को लेकर, आपकी पिक भी है आज की, बताइए सर यहाँ पे कैसे ट्रेड करें? ऑप्शंस में भी कुछ मौके हैं या फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए? नेचुरल गैस में मेरे हिसाब से फ्यूचर वुड बी बेटर ट्रेड। आई थिंक यहाँ पे आपको फ्यूचर लेना चाहिए। 314 के करीब नेचुरल गैस का करंट फ्यूचर बाय करें। स्टॉप लॉस 308 का लगा है, 328 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में आते दिख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रहा है तो यूरो स्पॉट प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसका एक एडवांटेज है नेचुरल गैस को मिल सकता है। नेचुरल गैस जो तेजी कल जबरदस्त तेजी 6-7% की दिखी थी वो कंटिन्यू होगी। 314 पे खरीदे, 328 तक जा सकता है, 308 का एसएल है, ये ध्यान रखिएगा। और जिस तरह से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े है, खास करके रूस और यूक्रेन में सीजफायर पर भी कुछ ठोस यहाँ पर बातचीत नहीं हुई, और साथ ही जिस तरह से तनाव वहाँ पे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सप्लाई पर असर हो सकता है रूस से। तो ये खबर अहम है और उससे ये तेजी दिख रही है। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, पहले नॉन एग्री और फिर एग्री मार्केट पर भी पूरी राय आपने रख दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मार्केट महारथी सेगमेंट का रुख करेंगे, जहां पर आज हमारे साथ महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के कृष्ण सांघवी होंगे। उनसे समझेंगे कि बाजार में जो उथल पुथल हो रहा है, टैरिफ की टेंशन, जियोपॉलिटिकल रिस्क, इन सब का घरेलू बाजार पर क्या असर होगा, इसमें कहाँ मौके दिख सकते हैं, कौन से सेक्टर होंगे जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं। नमस्कार। इन एसोसिएशन विद SBI, बेस्ट है सबको पता है। आसमान से आगे उड़ूंगी और जिम्मेदारी भी निभाऊंगी LIC के साथ। LIC प्रीमियम भरा टाइम पर, दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। आपको गलतफहमी हुई है, ये तो होना ही था। रहे हमेशा स्पॉटलाइट में। ऑल न्यू टाटा अल्ट्रॉज, फील स्पेशल। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો છે। हाँ, ए सत्यानाश, भाई नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। समझ कर इन्वेस्ट कर। भारत का ये पहलू इतिहास की किताबों में। ये हैं मोहल्ले के कूलेस्ट प्राणी, जिन्हें स्टाइल के सिवा कुछ नहीं आता, ऐसा सबका मानना था। लेकिन बॉस, एक दिन चिंकी ने पूछा, ग्लोबल ट्रेड में सी रूट सबसे पहले किसने यूज किया, आपको पता है क्या? ऑफ कोर्स पता है, हिंदू चोल राजाओं ने। और सबको पता चला। इतनी हिस्ट्री तो पाठशाला का बच्चा बच्चा जानता है। सच में? चल तुझे बताता हूँ चोल डायनेस्टी के बारे में। परिवार का हर सदस्य कुछ ना कुछ सीख के जाता है बॉस, जब वो पाठशाला में आता है। आप भी आइए, देखिए न्यूज का इकलौता फैमिली शो, न्यूज की पाठशाला, टाइम्स नाउ नव भारत पर। डॉक्टर साहब, पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए कट कितना गहरा है। अरे भरोसा रखो, अच्छे से स्टिचिंग करूंगा। कहीं ऐसा ही कुछ आपके इन्वेस्टमेंट के साथ ना हो जाए।
अपनाइए भरोसे की चॉइस और स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओज में इन्वेस्ट कीजिए बिंदास। डाउनलोड चॉइस फिनेक्स टुडे। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। जब 3 साल के अक्षर को अचानक हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो पॉलिसी बाजार की टीम ने तुरंत वहां पहुंचकर उनका लाखों का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। बीमारी में हेल्थ इंश्योरेंस ही काम आएगा। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 360 रुपए महीने से शुरू। नमस्कार, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट को लेकर हमारा खास सेगमेंट मार्केट के महारथी, जहां पर हम चर्चा करते हैं बाजार के दिग्गजों से। आज बाजार की चाल फिर से हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी डामाडोल है, उतार चढ़ाव हो रहा है। निफ्टी करीब 50 अंक नीचे, लेकिन निफ्टी बैंक आज रिकॉर्ड हाई बना के अब ट्रेड कर रहा है 55,850 के आसपास। यानी कि आज के हाई से, रिकॉर्ड हाई से निफ्टी बैंक आ गया है 300 अंक नीचे। नतीजों का सीजन खत्म हो गया है, ट्रिगर वहां से बाएंगे नहीं। अगला जो ट्रिगर है आरबीआई की पॉलिसी है, अगर हम डोमेस्टिक ट्रिगर की बात करें तो। और इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ना ट्रेड वॉर को लेकर तनातनी बनी हुई है। अमेरिका चीन के बीच में, अमेरिका यूरोपियन यूनियन के बीच में भारत के साथ बातचीत होनी है ट्रेड डील को लेकर। और जियोपॉलिटिकल रिस्क भी हैं, कंसर्न्स हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम हो नहीं रहा है, बल्कि संघर्ष और ज्यादा एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। ऐसे में आपकी प्लानिंग भारतीय बाजार में क्या होनी चाहिए? क्या 25,000 के आसपास इस माहौल में आपको नई खरीदारी करनी है? पोर्टफोलियो को कैसे प्लान करना है? कौन से सेक्टर्स हैं जो आकर्षक लग रहे हैं? नतीजों के बाद कहां पर आपको अपना वेटेज बढ़ाना चाहिए? ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आज इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट के महारथी, महिंद्रा मैन्युलाइफ म्यूचुअल फंड के इक्विटीज के CIO कृष्ण सांघवी। मिस्टर सांघवी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, स्वागत है आपका ITNO स्वदेश पर। सर, बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कंसर्न्स तो हैं, टैरिफ वाला रिस्क है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं। क्या आपको लगता है कि बाजार इन रिस्क को दरकिनार करके अपने जो स्ट्रांग फंडामेंटल्स हैं, भारत के जो स्ट्रांग मैक्रोज हैं, उस पर रिएक्शन देगा, या फिर एक रेंज का ही कारोबार होते हुए बाजार में हम देखेंगे? थैंक यू और हैविंग अस। अगर हम बाजार देख के आपने जो वेरिएबल डिस्क्राइब किए, तो शायद इंडिया में सबसे बड़ा ट्रिगर है ये हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी या हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम बोलते हैं। लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल हम देखे तो मैक्रो पिक्चर ऐसा है कि जब तक इकोनॉमी ग्रो हो रही है तब तक इंडिया में ग्रोथ है तो इक्विटी मार्केट विल ट्राई टू एप्रिशिएट द ग्रोथ एंड मार्केट में वेल्थ क्रिएट होती रहेगी। अभी ये जो बिग पिक्चर है उसमें अगर हम स्टेप बैक करें और देखें कि लास्ट 10, 15, 20 साल में भी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स जो नेगेटिव ऑन दैट एब्सोल्यूट शॉर्ट टर्म जो दिखते थे, वो उस टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। लेकिन जैसे वो वेरिएबल्स चेंज हो जाते हैं, जैसे वेरिएबल्स सॉल्व हो जाते हैं, अगर बड़े प्रॉब्लम है तो सॉल्व हो जाते हैं या तो डाइल्यूट हो जाते हैं, तो मार्केट कम्स बैक टू फोकसिंग ऑन इकोनॉमी एंड ग्रोथ। तो वो हमारी एडवांटेज है कि आज भी हम देखें तो 6.5% रियल ग्रोथ इन GDP फॉर FY25। नॉमिनल में देखें तो अंदाज से 10%, 11% का जो रेंज है इंडिया का नॉमिनल GDP ग्रोथ रेट। आई थिंक जब तक वो रेट कांस्टेंट है तब तक इकोनॉमी विल ग्रो, कॉर्पोरेट अर्निंग्स विल मल्टीप्लाई, इन्वेस्टर्स विल हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट। तो वो मैक्रो पिक्चर वी शुड नॉट इग्नोर। यस, टैरिफ इज वन वेरिएबल जो जिस तरह से आज की अंडरस्टैंडिंग है कि शायद 9 जुलाई जो एक टाइमलाइन दी गई है फ्रॉम अमेरिका सेइंग दैट हर कंट्री के साथ उन लोग इंडिविजुअली डिस्कस नेगोशिएट करके 9 जुलाई तक कुछ ना कुछ ट्रेड डील अनाउंस करेंगे फॉर ईच कंट्री। तो बाय दैट टाइम वो प्रॉब्लम शायद सॉल्व हो जाएगा। और टैरिफ जिस तरह से आउटकम वी आर ऑल्सो अवेटिंग, लेकिन जब आउटकम आता है तो पता चलेगा कि does this negotiation open up something new for Indian companies? Because एक नंबर नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका इज द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर ये ट्रेड डील की वजह से इंडियन कंपनीज को एक नया कस्टमर सेगमेंट मिल सकता है, तो वी कैन some companies can scale up their exports, some companies can get a new markets। तो वो एक एडवांटेज है कि वो टैरिफ डील से हो जाएगा। बट वी टू वेट फॉर आउटकम ऑफ दैट। बाकी ट्रिगर्स, यू आर राइट, मॉनेटरी पॉलिसी शायद ये वीक का है,
बट एक बिग पिक्चर देखे तो ऐसा है कि मार्केट में हर तौर पे ट्रिगर्स आ रहे हैं एंड दैट ट्रिगर्स प्ले आउट देयर रोल, बट अल्टीमेट ट्रिगर फॉर इंडिया इज स्टिल द इकोनॉमी एंड द ग्रोथ, और जहां से हमें वो ग्रोथ इन कॉर्पोरेट अर्निंग, ग्रोथ इन इकोनॉमी वी शुड नॉट इग्नोर. Krishna sir, economy and growth are the ultimate triggers for India. Good morning to you, Mansi this side. सर इकोनॉमी और बाजार पर ओवरऑल आपका स्टांस तो हमने जाना, लेकिन देयर वाज अ टाइम जब मार्केट में जो ऑनगोइंग थीम्स हैं उन्हें चेज करने का ट्रेंड था. क्या ये ट्रेंड अब खत्म हो चुका है? बिकॉज लगभग हर दिन हम देखते हैं कि सेक्टोरल टर्निंग जो है वो बहुत अग्रेसिवली नजर आ रही है. कैन वी से दैट द मार्केट्स हैव मैच्योर्ड, द मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैव मैच्योर्ड, अब रैशनल डिसीजंस लेते हैं? और अगर हाँ, तो आज की तारीख में अगर किसी को अपने पोर्टफोलियो को बनाना है, अपने कैपिटल को पार्क करना है, तो कौन से थीम्स, कौन से सेक्टर्स पर नजर होनी चाहिए? आई थिंक ट्रेंड तो मार्केट का बेसिक रूल है. ओनली प्रॉब्लम इज कि कभी कभार ट्रेंड की जो साइकिल है वो छोटी हो जा रही है, इन द सेंस टाइम फ्रेम वाइज. कुछ सेक्टर्स में 1-2 साल के ट्रेंड हुआ करते थे, अभी शायद 6 महीने 3 महीने में ट्रेंड चेंज हो रहा है. उसका 2 रीजन है. एक रीजन है कि इन्वेस्टर्स रिमेनिंग सेम, बट देयर इज अ न्यू पार्टिसिपेंट इन द मार्केट कॉल्ड डेरिवेटिव ट्रेडर्स. तो उनकी वजह से द ट्रेंड को जो आउटकम आना चाहिए इन अ मीडियम टर्म, सडनली आउटकम वो शॉर्ट पीरियड में आ जाता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइस. सो एट अ वैल्यूएशन इज वन ट्रिगर, एंड वैल्यूएशन सडनली मेक्स सम ऑफ दिस ट्रेंड्स बिकमिंग शॉर्टर इन साइकिल, क्योंकि आपकी जो प्राइस टारगेट है, आपकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग इन द स्टॉक प्राइस है, वो जल्दी आ रही है. उसका शायद रीजन है कि शायद लिवरेज ट्रेडिंग की जो नई तरीके की आई विल नॉट से इन्वेस्टर बेस्ड, लेकिन जो न्यू ट्रेडर कम्युनिटी हैज कम इन, जिनको लिवरेज लेके वो इन्वेस्ट करना है, शायद उनकी वजह से सम ऑफ दिस टारगेट्स आर मेट मच अर्लियर. सो ट्रेंड्स आर इन प्लेस. अगर हम सेक्टर वाइज देखें कि स्ट्रक्चरली देखें, तो जब तक ग्रोथ है, वी हैव टू जस्ट वरी अबाउट रिस्पेक्टिंग वैल्यूएशंस and keep on identifying our likings of sectors. Maybe BFSI looks interesting. अब आज की तारीख में हम देखें तो जिस तरह से आउटसाइड इंडिया के ये जो टैरिफ के जो पूरा एनवायरनमेंट है, उसमें शायद अनसर्टनिटी ज़्यादा है. तो अगर हम इंडिया फोकस कंपनीज को इमीडिएटली देखें, तो इंडिया फोकस कंपनीज में मे बी डोमेस्टिक इकोनॉमी विच इज फाइनेंशियल सर्विस, डोमेस्टिक इकोनॉमी विच इज कंजम्पशन, possibly that can drive the near term movement, because जहाँ पे आपको टैरिफ का इतना वरीज नहीं है, आपको टैरिफ आउटलुक की वजह से कंपनी अर्निंग कैन नॉट चेंज. तो क्लियरली BFSI इज वन पार्ट. विद इन BFSI बैंक्स है, नॉन बैंकिंग कंपनीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस. आप देखिए पूरा कैपिटल मार्केट प्लेस, wealth management, etc. This entire piece possibly can also be interesting. But yes, domestic focus economy for some pending some clarity. But वो जो clarity है उसके साथ में valuation is a second variable. ठीक है. मिस्टर सांघवी, 2 थीम पर आपसे मुझे थोड़ा स्पेशल व्यू चाहिए. एक तो है कंजम्पशन. जो टैक्स रिलीफ दिया गया बजट में, उसका शायद अब बहुत फ़ायदा मिला नहीं है कंजम्पशन वाले सेक्टर को. बीच में तमाम इवेंट्स आ गए, टैरिफ वाली टेंशन आ गई. अब मॉनसून अच्छा रहने की उम्मीद है, फिर से रेट कट की बात हो रही है आरबीआई की पॉलिसी में. तो इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं? और दूसरा चीज़, कैपेक्स हमने देखा था कि पिछले साल के जो 2-3 क्वार्टर्स थे, कैपेक्स हुआ नहीं था. और आरबीआई की तरफ से रिकॉर्ड डिविडेंड भी मिला है सरकार को. कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने में उससे मदद भी मिलेगी. तो आपको क्या लगता है कि ये स्वीट स्पॉट में हैं ये दोनों सेगमेंट? हाँ जी, बोथ सेगमेंट्स आर इन स्वीट स्पॉट. अगेन अगर हम देखें तो ये 2 सेगमेंट भी है जहाँ पे प्योर प्ले डोमेस्टिक इकोनॉमी है. टैरिफ की इतनी मुश्किलें या इतनी वरीज नहीं है. कंजम्पशन के बारे में देखें, क्लियरली यस, बजट ने जो टैक्स ब्रेक दिए थे इंडियन टैक्स पेयर्स को, उसके इम्प्लीकेशंस इस फाइनली कंजम्पशन पे आने वाली है. शायद हमने सिर्फ 2 महीने का कैश फ्लो इफेक्ट देखा है, बिकॉज अप्रैल और मई is only 2 months which have gone from the budget as far as financial year is concerned. तो इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए. हर चीज शायद वेरी फर्स्ट और सेकंड मंथ में कंज्यूमर को शायद
spend habits may not change so fast. So that is one part, but structurally yes, 140 करोड़ की जो हमारी population है, within that rising national income, rising per capita income, which means per person income is increasing, यानी फ्यूचर में कंजम्पशन, जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कहते हैं, उसका शायद एक बड़ा इंक्रीज आ सकता है, वेदर वो कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो आए, रिटेल में आए, वो पर्सनल कंज्यूमर चॉइस है, लेकिन मैग्रीगेट लेवल पे कंजम्पशन इज इंटरेस्टिंग। केपेक्स आपने बताया सही है, मार्च अप्रैल गवर्नमेंट स्पेंड ऑन केपेक्स हैज चेंज मटेरियली, व्हिच इज अ गुड साइन। शायद पिछले साल हम देखे, मे बी स्टार्टिंग विथ इलेक्शन पीरियड delays or deferrals, rather deferral is the right word, की वजह से थोड़ा बहुत केपेक्स स्लो डाउन देखा था वो 2-3 क्वार्टर में, लेकिन हम मार्च से देखे डेटा तो मार्च अप्रैल केपेक्स साइकिल इज बैक फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, एंड केपेक्स इज क्लियरली ओवरऑल पिक्चर में वेरी इंटरेस्टिंग फॉर इंडिया, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग कैपेसिटी ऑन एवरी फ्रंट। एक बाजू इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बन रही है, दूसरी बाजू सप्लाई टू द वर्ल्ड या PLI जो import replacement है, combination में so capex also is interesting, and again as I said, far more insulated economy in the sense के tariff का जो भी decision आएगा उसको capex में immediate implication नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और बाजार पर साथ ही इकोनॉमी पर आपका ओवरऑल आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट वाज अ नाइस कॉन्वर्सेशन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। और चलिए कृष्णा, सांघवी से बात करते करते भारतीय बाजार में भी रिकवरी मोड इस वक्त आ चुका है। स्मार्ट रिकवरी अटेम्प्ट की है, भले ही टेक्सचर जो है आज दिन की शुरुआत से ही कमज़ोर है, लेकिन एट दिस प्रेजेंट पॉइंट अगर देखेंगे 24,657 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 100 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से निफ्टी में अटेम्प्ट होती दिख चुकी है। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी ने और ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है, करीब 250 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, और इन दोनों के मुकाबले सेंसेक्स में रिकवरी और ज़्यादा बेहतर है, करीब 450-500 अंकों की रिकवरी निचले स्तरों से। ब्रॉडर मार्केट्स भी संभलने की बेहद कोशिश करते हुए, लेकिन एट दिस प्रेजेंट पॉइंट बेंचमार्क्स में अच्छी स्मार्ट रिकवरी अटेम्प्ट होती है। इस रिकवरी में HDFC बैंक, M&M, रिलायंस, ITC और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और चलिए इसी के साथ 10 के बाजार मार्केट के महारथी को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन चंद मिनटों में स्टॉक्स फटाफट लेकर वापस लौटेंगे। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें ET Now स्वदेश पर। नमस्कार। सिर्फ खबर मत जानिए, बल्कि कंपनी को अंदर से पहचानिए। जब कारोबार होता है दमदार, तो शेयर भी दिखाता है रफ्तार। बैलेंस शीट के बड़े राज समझकर बनिए बाजार के बादशाह। बड़ी खबरों और ट्रेंड का गहराई से विश्लेषण मेरे साथ कीजिए डीप डाइव रिसर्च, रोज सुबह 9:45 बजे। पंकज जी को